हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस अमेजिंग प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने कोडिंग लैब यूट्यूब चैनल से इंस्पायर होके बनाया है। कोडिंग लैब यूट्यूब चैनल की एक प्लेलिस्ट है जो कि है HTML एंड CSS प्रोजेक्ट। इसी में इन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया है फ्लिपिंग कार्ड UI डिजाइन इन HTML एंड CSS कार्ड ओवर एनिमेशन। तो यही प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कॉपी प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, इसमें हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे और CSS की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें देखेंगे, जिसमें कि है स्यूडो सिलेक्टर्स का कैसे यूज करना है और 3D इफेक्ट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये प्रोजेक्ट एड ऑन होने वाला है। जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसमें भी हम थोड़े इम्प्रूवमेंट करेंगे और कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वे में होगा। तो अब जल्दी से आपको इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखिए, ये हमने प्रोजेक्ट HTML और CSS में बनाया है। तो जैसे ही हम इस कार्ड पर होवर करते हैं तो ये फ्लिप होता है और फ्लिप करने पर हम बैक साइड भी देख सकते हैं। तो कार्ड की दोनों साइड हम आराम से देख सकते हैं। तो ये एक फ्लिपिंग इफेक्ट है और कार्ड को भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक ट्रांसपेरेंट वे में हमने स्टाइल किया है। तो ये सारी चीजें, ये बैकग्राउंड में ब्लर, ये सारी चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में, ये भी हम देखेंगे। और ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी होने वाला है। मैं जल्दी से आपको प्रोजेक्ट का एक डेमो दे देता हूँ। जैसे ही हम हमारा माउस होवर करेंगे इस कार्ड पर, तो देखिए ये फ्लिप हो जाएगा और इसका ग्लो इफेक्ट ऑन हो जाएगा। और जैसे ही हम माउस होवर हटा देंगे तो ये वापस फ्रंट व्यू में आ जाएगा। इस तरह से हम दोनों साइड देख सकते हैं कार्ड की। और वैसे ही ये कंप्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, तो सारी डिवाइसेस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और इसमें 3D रोटेशन हम कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो बहुत ही सेंसिटिव है इसका 3D रोटेशन, ये भी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बैकग्राउंड में हम कैसे उसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। तो ये एक काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो भी एसेट्स लगेंगे, जैसे कि ये चिप इमेज हो गई या फिर हमारा आइकन हो गया, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। और सारे एसेट्स और कोड आपको फ्री में मिल जाएगा। तो टॉपमेट से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप कोड को या फिर एसेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल वीडियो है कोडिंग लैब यूट्यूब चैनल का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो भी चेकआउट करना है तो आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में लगने वाले प्रीरिक्विजिट्स की, कि हमें कौन सी चीजें पहले से आनी चाहिए या फिर क्या हमें ऑलरेडी करना है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। हम एकदम स्क्रैच से देखेंगे कि HTML और CSS में कैसे हम एडवांस चीजें कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना और सारी चीजें स्क्रैच से फॉलो करनी है। इसका प्री रिक्विजिट सिर्फ इतना है कि आपके पास VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप VS कोड का यूज करें, क्योंकि ये काफी बिगिनर फ्रेंडली होता है और बहुत अच्छा है यूज करने में। तो मैं इस प्रोजेक्ट में VS कोड का ही यूज करने वाला हूँ। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन पर भी दिख जाएगा। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके VS कोड पहले इंस्टॉल कर सकते हैं। अब VS कोड के बाद आपको कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है, जैसे कि HTML और CSS, ये दो चीजें हम देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के दौरान। तो प्री रिक्विजिट सिर्फ इतना है कि आपको VS कोड इंस्टॉल कर लेना है और दूसरा, आपको जो एसेट्स दिए गए हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। अब यहाँ पर दो तीन ही एसेट्स हम यूज करने वाले हैं, तो वो सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि आप प्रोजेक्ट के अलोंग ही मुझे फॉलो कर सके। तो समराइज करें तो ये प्रोजेक्ट सबके लिए है। इस प्रोजेक्ट को बिगिनर भी फॉलो कर सकता है, और अगर आपको HTML और CSS आती है फिर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके CSS के भी कंसेप्ट्स इससे क्लियर हो जाएंगे।
जो कि हम एडवांस कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको वीएस कोड का इंटरफेस नहीं पता तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। ये एक फाइल मैनेजर की तरह है जहाँ पर हम अपनी सारी फाइल्स को रख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ओपन किया है। तो मैं इसे एक्सपांड कर लेता हूँ। आप ऐसे भी अपने वर्क स्पेस को अरेंज कर सकते हैं। तो आपको जितनी स्पेस चाहिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोजेक्ट है, ये भी एक फ़ोल्डर है और प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एसेट्स एक फ़ोल्डर है। इस एसेट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक ज़िप फ़ोल्डर होगा तो आपको सिंपली अनज़िप कर लेना है और आपको भी अपने प्रोजेक्ट में एसेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है। अब आप कोई भी इसे नाम दे सकते हैं। मैंने इसे एसेट्स दे दिया है और इसके अंदर हमारी 3 इमेजेस है, जो कि ये एक पूरे प्रोजेक्ट की इमेज है, मैंने एसईओ के लिए डाली है। दूसरी ये चिप इमेज है हमारे पास जो कि हम यूज़ करेंगे और तीसरा है ये मास्टर कार्ड का लोगो। तो ये 3 इमेजेस आपको अपने फ़ोल्डर के अंदर रखनी है। अब इसके बाद हम एचटीएमएल और सीएसएस फाइल भी बनाना देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको वीएस कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओपन कैसे करते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर फाइल में जाना है और यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर। अब यहाँ पर आपने अगर पहले कोई भी फ़ोल्डर बनाया है तो आप ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपको ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करना है और जो भी फ़ोल्डर में आप काम करना चाहते हैं, उस फ़ोल्डर पर क्लिक करके ओपन कर देना है। ऐसे आपका भी प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपको न्यू फाइल या फिर न्यू फ़ोल्डर बनाना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू फ़ोल्डर ऐसे बना सकते हैं। तो ये एक फ़ोल्डर बन जाएगा या फिर आप फाइल बना सकते हैं, जैसे कि न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। तो देखिए, ये एक नॉर्मल टीएक्सटी फाइल बन गई है। तो इस तरह से आप फाइल और फ़ोल्डर बना सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फाइल किसी फ़ोल्डर के अंदर मूव करनी है, तो सिंपली आपको ड्रैग करके उस फ़ोल्डर पे ड्रॉप कर देना है। अभी तो ये न्यू फ़ोल्डर के अंदर है, लेकिन अगर मैं इस न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी को ड्रैग करके बाहर छोड़ देता हूँ, तो देखिए, ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर आ गई है। और ऐसे ही अगर मुझे एसेट्स में ले जानी है, तो मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो ये एसेट्स के अंदर आ गई। अब डिलीट करने के लिए या फिर रीनेम करने के लिए काफ़ी सिंपल है। आपको सिर्फ़ उस फाइल के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करना है। तो अगर आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इन फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ और इस फ़ोल्डर को भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ़ इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, जिसके अंदर एसेट्स नाम का एक फ़ोल्डर है, जिसमें कि हमारे 3 इमेजेस हैं, पीएनजी इमेजेस। तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपको कोई और इमेज यूज़ करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम बनाएँगे एचटीएमएल फाइल। तो जैसे कि अगर आपको एचटीएमएल क्या होता है ये पता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एचटीएमएल क्या है। एचटीएमएल मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी वेबसाइट का स्केलेटन लिखने के लिए मतलब कोई भी हेडिंग हो, कोई भी इमेज हो, कोई भी वीडियो हो या फिर कुछ भी चीज़ें वेबसाइट में अगर हमें डालनी हो, तो उसकी जो भी स्टार्टिंग होती है वो हमें एचटीएमएल से ही करनी पड़ती है। क्योंकि एचटीएमएल ही ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक वेब पेज या फिर वेबसाइट समझता है। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे कि हम मार्कअप लिख सकते हैं। अब ये मार्कअप क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें ये हम देखेंगे जब हम फाइल बनाएँगे। तो जल्दी से हम एक एचटीएमएल की फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना है और इसे नाम देना है index.html। अब क्योंकि ये एचटीएमएल फाइल है तो इसका एक्सटेंशन भी एचटीएमएल है और इंडेक्स की जगह आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं नाम देना चाहूँ तो डेमो दे सकते हैं इसे demo.html, लेकिन मैं इसे इंडेक्स ही रहने देता हूँ। तो ये बन गई हमारी एचटीएमएल फाइल। अब यहाँ पर सिंपली आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना है और एंटर कर लेना है। तो ये बॉयलर कोड आपके लिए रेडी हो जाएगा। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली इस फाइल की लोकेशन पर जाना है। तो इस फाइल की लोकेशन देखिए मेरे सी यूज़र्स में है
आदित्य डेस्कटॉप प्रोजेक्ट और उसमें है index.html। तो आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाकर इसे ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली डबल क्लिक करना है और ये फाइल आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि हमें बार-बार अगर हमने कोई भी चेंजेस किए तो हमें बार-बार फाइल ओपन करनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हम कोडिंग के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और बार-बार हमें फाइल ओपन नहीं करनी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है एक्सटेंशंस में और यहाँ पर एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो आपको लाइव सर्च करना है। देखिए लाइव सर्वर। तो ये एक्सटेंशन आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसीलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अब इसे आपको क्लोज कर देना है। अगर आपको यहाँ पर गो लाइव का बटन नहीं दिख रहा तो एक बार अपने वीएस कोड को बंद कर दीजिए और वापस शुरू कीजिए। तो आपको ये गो लाइव वाला बटन दिख जाएगा। तो ये गो लाइव वाला बटन आता है आपके लाइव सर्वर एक्सटेंशन की मदद से। अब इससे होगा ये कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो किसी एक पोर्ट पर हमारी ये वेबसाइट रन हो जाएगी, जिससे कि हमें बार-बार इस पाथ पर जाकर इस फाइल पर डबल क्लिक कर कर ब्राउज़र में ओपन करने की ज़रूरत नहीं और सारे चेंजेस हम डायरेक्टली यहाँ पर देख पाएँगे। तो अभी देखिए, ये मेरा पहले वाला प्रोजेक्ट रन हो रहा है। मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि ये फाइल अभी ओपन नहीं है और इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास एक ब्लैंक पेज ही होगा और इसे क्लोज़ कर देते हैं। देखिए सर्वर इज़ स्टार्टेड एट पोर्ट 5500। तो इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब इसे टाइटल में मैं सिंपली लिख देता हूँ फ्लिपिंग कार्ड यूट्यूब। ओके। और अब अगर हम ब्राउज़र पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल चेंज हो गया है, जो कि है फ्लिपिंग कार्ड यूट्यूब। तो ये एचटीएमएल का बॉयलर टेम्पलेट है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं जल्दी से इसे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो है ये टैग्स, इसे हम टैग बोलते हैं। एचटीएमएल एक टैग है, हेड एक टैग है, मेटा एक टैग है और बॉडी एक टैग है। इसी तरह ये डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब इस डॉक्यूमेंट का टाइप एचटीएमएल है। इसके बाद एचटीएमएल की लैंग्वेज हमने इंग्लिश रखी है। के बाद जो हेड है, हेड टैग में सारी मेटा डिस्क्रिप्शंस होती है हमारी, मतलब सारा मेटा कंटेंट होता है। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या है। मोस्टली ये एसईओ के लिए या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज़ होता है। तो इसमें भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। और देखिए ये हेड टैग है और इसके बाद बॉडी टैग है। तो जो भी कोडिंग हमें करनी है वो हम बॉडी टैग में करने वाले हैं और हेड टैग में टाइटल, स्टाइल शीट लिंक, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अब इसमें एक मेटा प्रॉपर्टी है जो कि है क्लारसेट, जो कि UTF-8 है, मतलब ये एन्कोडिंग के लिए UTF-8 क्लारसेट का यूज़ करता है। इसके बाद है व्यू पोर्ट, जिसे हमने दिया है विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। तो ये आपकी इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है इनिशियल स्केल 1 ही रखो। अगर आप 2 कर दोगे तो ऑटोमैटिकली आपका ब्राउज़र आपके वेबसाइट को ज़ूम कर देगा। इसलिए 1 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे सेट कर रहे हैं। इसके बाद है टाइटल। अब ये टाइटल मतलब जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लिपिंग कार्ड यूट्यूब। तो ये इसका टाइटल हो गया। अब ये टाइटल भी एसईओ में जाता है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में जाता है। इसे भी हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर हम सारी कोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि बेसिक एचटीएमएल क्या होता है, जो कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ होता है। और हमने हेड टैग समझ लिया जो कि कुछ नहीं, यहाँ पर हम सिंपली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या फिर कनेक्टिंग फाइल्स रखते हैं, जैसे कि टाइटल। और यहाँ पर हम सीएसएस भी आगे जाकर लिंक करने वाले हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे लिंक करते हैं और एसईओ रिलेटेड चीज़ें। तो ये भी हम बाद में ज़रूर देखेंगे। फिलहाल हमारी index.html फाइल बन के रेडी है। तो अब यहाँ पर बॉडी टैग में हम हमारी चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक H1 टैग ऐड करके। अब H1 मतलब हेडिंग 1, जो कि काफ़ी बोल्ड और बड़ा हेडिंग होता है। तो इसमें हम कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि अभी के लिए मैं लिख देता हूँ कोडिंग टाइगर, कोडिंग टाइगर। और हमें सिंपली जाना है ब्राउज़र पर। तो देखिए यहाँ पर कोडिंग टाइगर लिखकर आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट से थोड़ी स्पेस है और टॉप से भी थोड़ी स्पेस है। लेकिन हमें ये स्टार्टिंग से चाहिए, वरना ऑटोमेटिकली ये कुछ स्पेस लेता रहेगा और बाद में हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगी। तो इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके लिए हमें यूज़ करनी है CSS।
अब सीएसएस मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट, और ये सीएसएस यूज होती है स्टाइलिंग के लिए। तो ये एचटीएमएल मतलब स्केलेटन हमने ऑलरेडी रख दिया है, जो कि है एक हेडिंग। अब इसे हमें स्टाइल देनी है, तो मैं इस स्पेस को कट करना चाहता हूँ, इस वाइट स्पेस को। तो यहाँ पर मुझे एक न्यू फाइल बनानी है, जिसे हम नाम देंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। अब इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका एक्सटेंशन जो कि सी एस एस है, ये देना मैंडेटरी है। अब ये फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये बात इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को नहीं पता। तो हमें इसे लिंक करना है पहले तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है लिंक, और यहाँ पर सी एस एस। अब यहाँ पर रेल हमें लिखना है स्टाइल शीट, मतलब कि ये एक स्टाइल शीट है। और एचरेफ यहाँ पर देना है, मतलब कहाँ पर ये स्टाइल शीट एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारी है स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। तो स्टाइल डॉट सी एस एस हमारे रूट डायरेक्टरी में ही है, तो हम इसे डायरेक्टली स्टाइल डॉट सी एस एस लिख सकते हैं। अगर यही सी एस एस फाइल हमारे एसेट्स फोल्डर के अगर अंदर होती, तो इसे हम लिखते एसेट्स स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ऐसे हम रिलेटिव पाथ को दे सकते हैं। अभी के लिए स्टाइल डॉट सी एस एस बाहर ही है, जो कि हमारा रूट फोल्डर है प्रोजेक्ट इसके अंदर। तो इसे हम डायरेक्टली स्टाइल डॉट सी एस एस लिख देंगे। तो ये हमारी सी एस एस की फाइल लिंक हो गई है। अब हमें सिंपली सी एस एस लिखनी है। अभी तक हमारे फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने सी एस एस नहीं लिखी, मतलब इसे कोई भी स्टाइल नहीं दी। सिर्फ हमने इन दोनों पेजेस को लिंक कर दिया है। अब यहाँ पर हम सिंपली एक स्टाइल देंगे, जो कि हम है यूज करेंगे एस्ट्रिक। अब ये एस्ट्रिक मार्क यूज होता है कि कोई भी एलिमेंट, अब यहाँ पर सिर्फ H1 है, मैं एक और ले लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ। इसमें हम लिख देते हैं फ्लिपिंग कार्ड। ओके, एक H3 ले लेंगे और इसमें लिख देंगे हेडिंग 3। वो हेडिंग 3। अब देखिए हमारे पास तीन HTML के एलिमेंट्स है, जो कि है H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग। इसका मतलब है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे लग रहा है। तो देखिए, हेडिंग 1 बाय डिफॉल्ट ही थोड़ा बड़ा आता है, हेडिंग 2 बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा छोटा होता है, और हेडिंग 3 उससे भी और छोटा होता है। इसके बाद हमारे पास पी टैग भी होते हैं, तो इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं। तो देखिए ये हमारा पी टैग है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया है कि हमें कैसे टैग्स को यूज करना है। अब कौन सा टैग कब यूज करना चाहिए, इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन ये आपको करते करते समझ आ जाएगा कि जहां पर आपको मेन हेडिंग देनी है या फिर लोगो देना है, वहां पर आप इस H1 टैग का यूज कर सकते हैं। और कहीं पर भी अगर सेक्शन हेडिंग है या फिर कुछ भी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो वहां पर आप ऐसे H2 टैग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली H3 टैग और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए आप पैराग्राफ टैग मतलब P टैग का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें कि हमने देखा था हमें ये स्पेस गायब करनी है, क्योंकि टॉप से और लेफ्ट से यहाँ पर स्पेस ऑटोमेटिक ऐड हो रही है। तो इसके लिए हमने टारगेट किया है एस्ट्रिक को, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स में बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी मार्जिन आती है तो उसे जीरो कर देंगे। बाय डिफॉल्ट अगर कोई पैडिंग आती है तो इसे भी जीरो कर देंगे। और इसकी बॉक्स साइजिंग हम कर देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या है? अगर हमने किसी एलिमेंट को विड्थ दे दी है 100 पिक्सल, तो ये उतनी ही विड्थ लेगा, ज्यादा विड्थ ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करेगा और हमारे जो कंटेंट है उसे श्रिंक नहीं करेगा। इसके लिए इसका यूज होता है, ये आपको बाद में और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये ऊपर चिपक गया है और बाय डिफॉल्ट इसकी कोई भी मार्जिन या फिर पैडिंग यहाँ पर नहीं है। अब मार्जिन पैडिंग ये सारी चीजें क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी एक पेंट ऐप ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम रेक्टेंगल लेते हैं, एक बॉक्स। सपोज हमारे पास ये बॉक्स है, ओके, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, सपोज येलो। तो ये येलो जो है ये हमारा बॉक्स है, और यहाँ पर आप जो भी व्हाइट स्पेस देख रहे हैं, ये हो गई हमारी मार्जिन। तो जहां पर भी आपको व्हाइट स्पेस दिख रही है, मतलब बॉक्स के बाहर जितनी स्पेस है, ये होती है मार्जिन। अब लेट से मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, तो ये बॉक्स ले लिया, और इसको भी कलर दे देंगे हम ऑरेंज। ओके, इरेजर सिलेक्ट हो गया। तो इसे मैंने रिमूव कर दिया है कलर को, और यहाँ पर पहले एक और बॉक्स बना लेते हैं, और इसके अंदर हम कलर देंगे ये वाला, और फिर से येलो कलर दे देंगे इस बाहर वाले को। ठीक है, तो
ये जो व्हाइट स्पेस है इस बॉक्स के लिए ये हो गई इसकी मार्जिन। अब इस बॉक्स के अंदर मतलब येलो बॉक्स के अंदर जो येलो स्पेस आपको दिख रही है ये होती है पैडिंग जो कि बॉक्स के अंदर के कंटेंट को और थोड़ा अंदर लेके जाती है। तो ये चारों डायरेक्शन से आती है। ये होती है पैडिंग और बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो होता है हमारा ओरिजिनल कंटेंट। अब बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करने से क्या होगा, ये जो पूरी विड्थ है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ हमारी सपोज 100 पिक्सल है तो ये पैडिंग और मार्जिन अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा और हमारे कंटेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने देगा। इसीलिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं। अगर आप डिफॉल्ट ही रहने देंगे तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपका कंटेंट ओवरलैप हो जाएगा और स्टाइलिंग बिगड़ जाएगी। तो ये फर्क होता है मार्जिन और पैडिंग में। मार्जिन बॉक्स के बाहर होती है और पैडिंग इस बॉर्डर के अंदर होती है। और ये जो हम दे रहे हैं इसे बॉर्डर कहते हैं। अगर बॉर्डर राउंड है थोड़ी सी मतलब थोड़ी कर्व है तो इसे बॉर्डर रेडियस कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ज्यादा डीप के कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी ही चीजें है कि ये मार्जिन, ये पैडिंग, ये बॉर्डर और ये अगर कर्व है तो बॉर्डर रेडियस। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अगर हम ये रेक्टेंगल लेंगे तो इसे थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस है। देखिए ये थोड़ा सा कर्व है तो इसकी बॉर्डर रेडियस लगभग 20 पिक्सल 30 पिक्सल के आसपास है। ये भी हम बनाना सीखेंगे। बस इतनी ही चीजें हैं सीएसएस में जो कि मेन है। अब आप कुछ भी चीजें इसमें कर सकते हैं। मैं इसे अभी डोंट सेव कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम हमारा ओरिजिनल कंटेंट लिखेंगे, इस डमी टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पर जो चीजें हमें चाहिए वही लिखेंगे। और एक चीज, यहाँ पर पी टैग में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे। तो इसे कैसे लिखते हैं, तो पी करके ही मैं एंटर कर देता हूँ। अगर आपके इसमें पी और एंटर करने पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं आ रहा है तो आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है एक, जिसका नाम है, आपको बता देता हूँ, ऑटो क्लोज करके कुछ है। ओके, ऑटो क्लोज टैग है एक जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा टैग को। और दूसरा है ऑटो कंप्लीट टैग। तो अगर आप सिर्फ div लिखकर एंटर करेंगे या फिर h1 लिखकर एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे ही ऑटो रीनेम टैग भी है। अगर आपको टैग का नेम h1 से h2 करना है या फिर कुछ भी चेंज करना है तो सेम क्लोजिंग टैग में भी हो जाएगा। लेट से अगर इस h3 को हटाकर मैं यहाँ पर p टैग करता हूँ तो एंडिंग टैग को मुझे सेपरेट करने की जरूरत नहीं, ये साथ ही में p टैग हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको रैंडम वर्ड्स लिखने हैं कुछ, आपको सिंपली लिखना है लॉरेम और जितने वर्ड्स आपको चाहिए, मुझे अभी 10 वर्ड्स चाहिए तो लॉरेम 10। देखिए बस सिंपली एंटर कर देना है। तो यहाँ पर शायद लैटिन में कुछ वर्ड्स एंटर हो जाते हैं। तो अगर आपको डमी डेटा चाहिए या फिर डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप लॉरेम लिखकर एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा इस प्रोजेक्ट के दौरान, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये हमारा बनके रेडी है। अब बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट में आगे। तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें h1 टैग और ये p टैग हम हटा देते हैं और सिंपली बॉडी टैग ही रहने देंगे। और यहाँ पर फ्लिपिंग कार्ड, इसे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लिपिंग कार्ड और थोड़ा सा और टाइटल लिख देंगे। तो ये हमने यहाँ पर टाइटल ऐड कर दिया है। आप चाहे तो आप कुछ भी टाइटल ऐड कर सकते हैं या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका होने वाला है इसलिए आप यहाँ पर अपना नाम लिखिए। और यहाँ पर हमने स्टाइल शीट को लिंक कर दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टाइटल तो यहाँ पर ठीक से आ रहा है लेकिन यहाँ पर हमें आइकॉन भी ऐड करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने स्टाइल शीट ऐड की थी या तो ऊपर या फिर स्टाइल शीट के नीचे, कहीं पर भी इस हेड टैग के अंदर आप अपने आइकन के लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिंक और VS कोड में यहाँ पर मुझे सजेशंस शो हो रहे हैं। तो जैसे कि फेव आइकॉन लेना है हमें। यहाँ पर देखिए इसका टाइप इमेज है जो कि एक आइकॉन होगा। तो यहाँ पर एक्स आइकॉन नहीं, यहाँ पर हम इमेज स्लैश png लिख सकते हैं क्योंकि ये png टाइप की इमेज होगी। और यहाँ पर फेव आइकॉन हमारे पास अभी नहीं है। वैसे तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ICO फाइल का यूज करें, लेकिन ICO फाइल थोड़ी सी क्वालिटी रिड्यूस हो रही थी इसलिए मैंने यूज नहीं की। लेकिन आप ICO मतलब आइकॉन फाइल का भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन पीएनजी, जेपीजी ये भी इमेजेस यहाँ पर चल जाएंगे। यहाँ पर रेल मतलब ये शॉर्टकट आइकॉन है ये दिया है और एचरेफ मतलब हमें लोकेशन देनी है। एसेट्स फोल्डर के अंदर मास्टर कार्ड लोगो डॉट पीएनजी तो मैंने सिर्फ सेव किया है और ये फॉर्मेट हो गया है। अगर आपको भी जानना है कि ये मैंने फॉर्मेट कैसे किया है तो यहाँ पर इसके लिए भी एक एक्सटेंशन है जो कि है प्रीटियर। तो प्रीटियर अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। वैसे तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ पर क्लिक करना है और प्रीटियर कोड फॉर्मेटर पर क्लिक करना है। लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ही जाकर वर्कस्पेस जब भी मैं सेव करता हूँ किसी फाइल को तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है। ये ऑन कर दी है सेटिंग, इसके लिए ये डायरेक्टली फॉर्मेट हो जा रहा है। लेकिन अगर आपका नहीं होता तो आपको सिंपली राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रीटियर कोड फॉर्मेटर करना है या फिर आप सेटिंग में जाकर भी उस सेटिंग को ढूंढ सकते हैं। तो ये हमने आइकॉन ऐड कर दिया है। ब्राउज़र पर देखते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा ये आइकॉन भी आ रहा है और टाइटल भी हमारा आ रहा है। तो हमने आइकॉन भी सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर बॉडी में। अभी के लिए एक H1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे, ये फ़ॉन्ट कुछ अलग आ रहा है, तो इसे हम चेंज कर देंगे। और साथ ही में मैं आपको बताता हूँ कि गूगल फ़ॉन्ट का कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हमारे HTML, CSS के प्रोजेक्ट में हम गूगल फ़ॉन्ट के किसी भी फ़ॉन्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल फ़ॉन्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सिंपली गूगल फ़ॉन्ट भी क्लिक करोगे, तो आपको पहली ही वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर जाकर फ़ॉन्ट्स में मैं इंटर लेना चाहूँगा या फिर रोबोटो कोई भी आप ले सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इंटर सर्च करता हूँ, तो इंटर आप किसी भी और फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे आपको फ़ॉन्ट मिल जाएँगे। आपको क्या करना है सिंपली गेट फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इंटर एक ही मेरा फॉन्ट सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पर गेट एम्बेडेड कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लिंक टैग से भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये लिंक टैग हमें हमारे इंडेक्स फाइल में पेस्ट करना होगा, लेकिन हम इसका यूज न करते हुए हम जाएंगे इंपोर्ट पर और यहाँ पर देखिए ये स्टाइल टैग आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और वीएस कोड में हमारे स्टाइल डॉट सीएसएस में इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ सबसे ऊपर। तो ये गूगल फॉन्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं सीएसएस फाइल में, ना कि एचटीएमएल फाइल में। आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। इसके बाद हमें सिंपली देना है फॉन्ट फैमिली, जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग के बाद सारे फॉन्ट को मैं स्टाइल दे दूंगा फॉन्ट फैमिली इंटर। अगर इंटर अवेलेबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये सैंस सेरिफ ले लेगा। अब देखते हैं, देखिए हमारा कोड थोड़ा अलग लग रहा है। तो मैं इसे साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ ताकि हम देख पाए कि कैसे इसका डिफरेंस आता है। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड है और अभी अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, देखिए ये फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। मैं एक और हेलो वर्ल्ड लेता हूँ और इसे मैं H2 बना देता हूँ। ठीक है, तो एक हमारे पास H1 टैग है और एक H2 टैग है। फॉन्ट फैमिली सबको देने के बजाय मैं सिर्फ H2 टैग को दे सकता हूँ या फिर H1 को। H2 सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली इंटर दे देता हूँ। अब देखिए ये इंटर कैसे लग रहा है और ये नॉर्मल हमारा कैसे लग रहा था। तो ये डिफरेंस इसमें ऐड हो जाता है फॉन्ट ऐड करने की वजह से। तो इसे मैं वापस बड़ा कर लेता हूँ और इस फॉन्ट फैमिली को भी सारी जगह पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कि हमारा एस्ट्रिक में है। एस्ट्रिक मतलब ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो ये अभी हमने देखा कि गूगल फॉन्ट से किसी भी फॉन्ट को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट करेगा गूगल फॉन्ट को और हम इस इंटर फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 देने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये इंपोर्ट नहीं हुआ या फिर बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क एरर आ गया, तब तक आपका सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ होता रहेगा। और जब आपके पास इंटर अवेलेबल है तो प्रायोरिटी इंटर को मिल जाएगी। इस तरीके से हमने गूगल फ़ॉन्ट से फ़ॉन्ट को भी इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी तक हम प्रोजेक्ट में काफ़ी आराम से जा रहे हैं और सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझ रहे हैं कि यही चीज़ें बाद में
बहुत सारे डेवलपर्स को समझ नहीं आती कि गूगल फ़ॉन्ट से हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे फ़ॉन्ट फैमिली काम करती है। कुछ नॉर्मल सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि बॉक्स साइज़िंग हो गई या फिर फ्लेक्स हो गया। इन सबको यूज़ कैसे करना है और इनका यूज़ कर सकके एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनानी है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे डेवलपर्स को पीछे छोड़ देती है। इसीलिए हम एकदम बेसिक से समझ रहे हैं कि कौन-सी प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा। इससे मुझे भी रीच मिलेगी और मैं भी समझ पाऊँगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। और एचटीएमएल और सीएसएस ही नहीं, इस चैनल पर रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस की भी वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। और रिएक्ट जेएस या फिर नेक्स्ट जेएस या फिर टेलविंड सीएसएस बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और टेक स्टैक का भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो कौन-सा प्रोजेक्ट आपको चाहिए, कौन-सा क्लोन चाहिए या फिर कोई फ्रेश प्रोजेक्ट चाहिए, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली ऐड करने के बाद चलते हैं हमारे index.html में और इन दोनों कोड को रिमूव करते हैं। यहाँ पर हमें एक सिमेंटिक टैग लेना है जो कि है सेक्शन। अब सेक्शन की जगह आप div भी ले सकते हैं या फिर कोई भी अदर टैग ले सकते हैं। लेकिन हमने सेक्शन लिया है तो ये एक सिमेंटिक टैग है एचटीएमएल का। इसे आप नॉर्मल टैग की तरह ही देख सकते हैं। अब इसे हम सीएसएस से स्टाइल करेंगे। आपको लग रहा होगा कि हमने इसमें लिखा तो कुछ नहीं है, फिर स्टाइल किसे करना है? एग्ज़ैक्टली यही है एडवांस सीएसएस कि हमने इसमें लिखा कुछ नहीं है, फिर भी हम इसे ऐसी स्टाइल देंगे जिससे कि हमारे बैकग्राउंड में या फिर फोरग्राउंड में कुछ अलग स्ट्रक्चर ऐड हो। तो चलते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस में। अब यहाँ पर इसके बाद हम स्टाइल ऐड करेंगे सेक्शन के लिए। तो सेक्शन भी एक एचटीएमएल एलिमेंट है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली सेक्शन लिख सकते हैं। बाद में जब हम क्लास से एक्सेस करेंगे किसी चीज़ को या फिर आईडी से एक्सेस करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लिखते हैं। अभी के लिए आप सिंपल चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट है जैसे कि H1, H2, सेक्शन, मेन टैग, डिव टैग या फिर और भी कोई, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर सेक्शन जो कि टैग नेम है वो लिखना है और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं जैसे कि सबसे पहले मैं दूंगा मिनिमम हाइट, इसे हम कर देंगे 100 डीवीएच। अब मिनिमम हाइट मतलब कम से कम इसकी हाइट 100 डीवीएच मतलब डिवाइस व्यूपोर्ट हाइट हो जाए, मतलब पूरी की पूरी ये ले ले। इसका भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि क्या है। मैं बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ एक्वा। अब देखिए, अब ये पूरे की पूरी हाइट 100% हाइट ले रहा है जो कि हमारे विंडो की हाइट है और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। लेकिन अगर मैं इसे लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर दूं और अब आप देखेंगे तो ये कहीं पर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और अब देखते हैं तो आपको बस एक हल्की सी स्ट्रिप दिख रही होगी क्योंकि जहां तक ये कंटेंट है सिर्फ उतनी ही हाइट ये बाय डिफॉल्ट लेता है। तो हमें इसे बाय डिफॉल्ट पूरी की पूरी हाइट देनी थी, इसीलिए हमने मिनिमम हाइट 100 डीवीएच का यूज किया है। अब इसके बाद बैकग्राउंड कलर हमें नहीं देना है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो रेड, वॉयलेट, पर्पल कुछ भी आप दे सकते हैं। आपको सिंपली रेड लिखना है, रेड। और यहाँ पर आपको देखिए ये प्रॉपर्टी कोलन और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू और यहाँ पर सेमीकोलन, ये इसका स्ट्रक्चर है किसी भी सीएसएस की प्रॉपर्टी को देने का। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, लेकिन इसकी वैल्यू हम रेड नहीं देंगे। तो सिंपली अपना माउस यहाँ पर होवर करना है और यहाँ पर आपका कलर पिकर चार्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आरजीबी वैल्यू आपको मिल जाएगी या फिर हेक्स वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कलर की कुछ वैल्यूज होती है। अभी हम इसमें डीप नहीं जाएंगे क्योंकि जब हमें यूज आएगा तभी हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर हम हेक्स वैल्यू का यूज करेंगे जो कि है #121312। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी कि इस वैल्यू का या फिर इस कलर का हमें बैकग्राउंड चाहिए। तो देखिए ग्रीन में डार्कर शेड में है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये एक ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लैक थीम हमारे वेबसाइट के लिए काफी अमेजिंग लगेगी। अगर आपको नेवी ब्लू में कुछ देना है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ये सिर्फ एक कलर है, आप इसकी बिल्कुल वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें देना है पोजीशन
रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव का ऐसे कोई यूज आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम आगे की चीजें नहीं कर लेते। तो ये पोजीशन रिलेटिव अभी के लिए उधार रहा, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका क्या यूज है। इसके बाद हम ऐड करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले, अब डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब बाय डिफॉल्ट सारी चीजें हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगी। अब अगर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक इसमें अगर दिक्कत होती है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपको इजीली ये सारी चीजें समझ में आएगी। आपको सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट और देखने हैं और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम फ्लेक्स का एज इट इज यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ ज्यादा एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही हम कार्ड का यूज करेंगे। इसीलिए फ्लेक्स को समझ पाना इस वीडियो में उतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास 3 लेटर्स है जो कि है 1, 2 और 3। तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब इसका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन रो होती है, मतलब ये टेक्स्ट ऐसे एक लाइन में आ जाएगा। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देंगे जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है फ्लेक्स का। अभी हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है और बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ हेलो लिख के आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इसका कलर नहीं आएगा। अभी के लिए मैं एक कलर प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, तो कलर इसका कर देंगे हम व्हाइट, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर हमारा कलर नहीं दिख रहा था। ओके, तो अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स है। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने क्यों किया? क्योंकि इसके साथ हमें कुछ प्रॉपर्टीज और मिलती है, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो जस्टिफाई कंटेंट, बेसलाइन, सेंटर, एंड, फर्स्ट बेसलाइन कुछ भी दे सकते हैं आप। मैं सेंटर देके आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर आएगा। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टली मिडल में आ गया है। अब अगर मुझे इसे वर्टिकली भी सेंटर में करना है, वर्टिकली सेंटर करने का रीजन यही है क्योंकि मैं जो कार्ड बनाना चाहता हूँ वो पेज के या फिर हमारे विंडो के बीचों बीच दिखे। इसीलिए जो सेक्शन के अंदर जो भी चीजें रहेगी वो हॉरिजेंटली भी सेंटर हो और वर्टिकली भी सेंटर हो। तो हॉरिजेंटली सेंटर हमने कर दिया है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की मदद से। अब वर्टिकली सेंटर हमें करना है अलाइन आइटम सेंटर की मदद से। तो देखिए ये हेलो यहाँ पर सेंटर में एग्जैक्टली आ गया है। अब ये कलर व्हाइट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया है कि हेलो या फिर कोई भी कंटेंट जो सेक्शन के अंदर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा मिडल में। बस इतनी ही प्रॉपर्टीज हमें ऐड करनी थी। अब इसका सिर्फ एक ही चीज बाकी है जो कि है पोजीशन रिलेटिव। वो आपको बाद में समझ आएगी कि पोजीशन रिलेटिव क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्यूडो सिलेक्टर का यूज। स्यूडो सिलेक्टर क्या है? हम सेक्शन को स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन सेक्शन के साथ ही हम सेक्शन और यहाँ पर बिफोर और आफ्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिफोर को भी हम स्टाइल दे सकते हैं, मतलब सेक्शन के पहले ये स्टाइल ऐड हो जाएगी। अब ये किस लिए होगा ये स्टाइल आपको बनने के बाद पता चलेगा। तो साइड बाय साइड आप रेफरेंस इमेज भी देख सकते हैं। तो सेक्शन में सबसे पहले जब भी हम बिफोर या फिर आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर का यूज करते हैं, यहाँ पर हमें यूज करना होता है सबसे पहले तो कंटेंट, जो कि अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, वरना मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। ये कंपलसरी होता है किसी भी स्यूडो सिलेक्टर को, जैसे बिफोर और आफ्टर को वेरीफाई करने के लिए। तो कंटेंट हमने ब्लैंक दे दिया है। तो यहाँ पर कंटेंट के बाद अब हमें देना है बैकग्राउंड कलर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये कितना आता है। तो बैकग्राउंड कलर या फिर बैकग्राउंड में भी आप डायरेक्टली कलर दे सकते हैं। तो मैं रेड दे देता हूँ। ये रेड हमारा टेम्पररी कलर है, ताकि आप देख सके कि ये कितनी विड्थ या फिर हाइट लेता है। अभी के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि कंटेंट भी नहीं है हमारे पास और सारी चीजें ब्लैंक है। तो हम कंटेंट नहीं है फिर भी इसे विड्थ और हाइट फिक्स कर देंगे। तो विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 250 पिक्सल और सेम ही हाइट कर देंगे हम। और हाइट भी इसकी कर देंगे 250 पिक्सल। पिक्सल ये सेंटीमीटर किलोमीटर जैसा एक यूनिट है। तो 250 पिक्सल बाय 250 पिक्सल का एक बॉक्स जैसे ये बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। अब हम इसे देखते हैं, देखिए अब इसे हमें गोल करना है। तो ये हमने देखा था कि इस प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर रेडियस। तो ये हम दे देंगे 50%। आप इसे भी पिक्सल में दे सकते हैं, जैसे कि 50 पिक्सल दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि 50 पिक्सल से क्या होगा। देखिए ये ऐसे राउंड हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा सर्कल चाहिए। तो 50 पिक्सल नहीं 50% से हमारा काम हो जाएगा।
तो देखिए 50% से ये पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो गया है। अब बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया है, तो हमें रेड नहीं देना, हम यहाँ पर एक ग्रेडियंट देंगे। ग्रेडियंट क्या है ये आपको पता चलेगा जब हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट देना होता है कितने डिग्रीज़ पर हमें चाहिए। तो मैं 90 डिग्रीज़ दे देता हूँ अभी के लिए। मतलब 90 डिग्री के रोटेशन पर हमें ये कलर ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट मतलब मिक्सिंग ऑफ 2 कलर्स या फिर 2 कलर्स मिक्स होते-होते चेंज हो जाए। तो यहाँ पर भी मैंने 2 हैश कोड निकाल के रखे हैं कलर के, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि रेड टू पर्पल, ओके रेड टू पिंक दे देते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री में हो जाए और रेड से ये कलर पिंक तक चले जाए। अब देखिए ये ऐसे मिक्स ब्लेंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है एक ग्रेडियंट। अब ये 90 डिग्री में मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अगर यहीं पर मैं इसे 180 डिग्रीज़ अगर कर दूँ, तो देखिए ये टॉप से बॉटम जा रहा है। इसे आप कितना भी डिग्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि 45 डिग्री अगर हमने कर दिया, तो देखिए ये थोड़ा-सा साइड से जा रहा है ऐसे, मतलब टिल्टेड वे में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने रखा था 90 डिग्रीज़ ही मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं हैश कोड यूज़ करता हूँ, जो कि कलर मैंने ऑलरेडी चूज़ करके रखा था। तो हैश बीएफ, तो ये पिंक डार्क पिंक का एक वर्ज़न है और इसके बाद जो सेकंड कलर हमें यूज़ करना है, तो ये व्हाइट तक। तो 90 डिग्री रोटेशन में इस पिंक डार्क पिंक कलर से इस व्हाइट तक चले जाओ। अब हम देखते हैं तो देखिए, ये पिंक से व्हाइट की तरफ जा रहा है। अगर आपको और इसमें शेड चाहिए तो आप और भी ज़्यादा कलर्स दे सकते हैं। आपको सिर्फ कॉमा लगा के कलर्स ऐड करते जाना है, जैसे कि रेड या फिर कोई भी हैश कलर आप दे सकते हैं। देखिए ये तीसरा कलर भी इसमें ब्लेंड हो जाएगा। जनरली 2 से काफ़ी अच्छा लगता है तो मैंने 2 ही दिए हैं। आप कॉमा करके जितने चाहे उतने कलर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम पोज़ीशन ऐड करेंगे जो कि है पोज़ीशन एब्सोल्यूट। पोज़ीशन एब्सोल्यूट हम वहीं पर यूज़ करते हैं जिसके पैरेंट में पोज़ीशन रिलेटिव हो। मतलब सेक्शन में हमने देखा था कि हमने पोज़ीशन रिलेटिव यूज़ की। इसके अंदर हम पोज़ीशन एब्सोल्यूट करेंगे। मतलब जहाँ पर सेक्शन है वहीं पर ये आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन से। ये आपको ऑल ये आपको और क्लियर होगा जब हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिए कि पैरेंट में हमने डिस्प्ले या फिर पैरेंट में हमने पोज़ीशन रिलेटिव ऐड किया है और चिल्ड्रन में या फिर स्यूडो सिलेक्टर में हमने पोज़ीशन एब्सोल्यूट ऐड किया है। अब यहाँ पर हम ट्रांसफ़ॉर्म भी कर देंगे। तो ट्रांसफ़ॉर्म और इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट माइनस 150 पिक्सल और यहाँ पर माइनस 100 पिक्सल। अब ये वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी समझ सकें कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट में सोचते हैं। वरना ये प्रोजेक्ट एडिट होकर एक ही लाइन में आपको दिखेगा और आपको लगेगा कि मैं ये वैल्यू मन से ले रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी डेवलपर इन वैल्यूज़ को पहले टेस्ट करता है, फिर जा के देखता है कि ये कहाँ पर जा रहा है, फिर ही एक वैल्यू फाइनल होती है। तो मैंने काफ़ी टेस्टिंग करने के बाद इस वैल्यू तक पहुँचा हूँ कि ये -150 पिक्सल एक्स एक्सिस में अच्छा दिखेगा और -100 पिक्सल वाई एक्सिस में अच्छा दिखेगा। अब ये अगर पोज़ीशन में एब्सोल्यूट हटा दूँ, तो ये अलग वर्क करेगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेकिन ये इसके एब्सोल्यूट में नहीं होगा सेक्शन के। तो ये इसका अलग से पोज़ीशन से सरक जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते इसलिए पोज़ीशन एब्सोल्यूट देके इसे हमने बस ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट मतलब अपनी जगह से बस एक्स एक्सिस में थोड़ा सटकाया है और वाई एक्सिस में थोड़ा-सा सटकाया है। तो ये हमने सिर्फ़ इसकी पोज़ीशन चेंज की है। पोज़ीशन चेंज करने के बस ट्रांसलेट एक ही तरीका नहीं है। हम यहाँ पर भी दे सकते थे टॉप से इतना कर दो, लेफ्ट से इतना कर दो, बॉटम से इतना कर दो, लेकिन हमने ट्रांसलेट का यूज़ किया है। अब यहाँ पर सेम मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर भी मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता कीबोर्ड शॉर्टकट, तो यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। एडिट पर आपको क्लिक करना है और जो भी आप कीज़ प्रेस करेंगे उसके बाद आपको एंटर कर देना है, वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट बन जाएगा। तो ये सेक्शन के ऊपर हमने बिफोर सूडो सिलेक्टर का यूज़ किया है। अब हम इसे आफ्टर का यूज़ करते हैं। आफ्टर और बिफोर दोनों सेम ही है। कंटेंट भी हम सेम यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड भी लीनियर ग्रेडिएंट हमने सेम ही रखा है।
पोजीशन भी हमें एब्सोल्यूट करनी है। विड्थ और हाइट भी हम 250 पिक्सल ही देंगे इसकी। बॉर्डर रेडियस भी 50% ही, ताकि ये पूरा सर्कल हो जाए। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में आप देखिए, यहाँ पर ये इसके ऊपर ही हाइड हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ा-सा सरकाते हैं, तो इसे हम 150 पिक्सल कर देंगे और इसे -100 की जगह 100 पिक्सल कर देंगे। अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा सर्कल देखने को मिल जाएगा। तो हमारे बैकग्राउंड के लिए हमने बिना एक भी लाइन के एचटीएमएल कोड लिखे सीएसएस का यूज़ करके ही काफ़ी अच्छे 2 सर्कल्स बना लिए हैं, जो कि हमारे बैकग्राउंड में बहुत अच्छा इम्पैक्ट ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर हमें सिर्फ कार्ड बनाना बाकी है। तो ये सेक्शन की स्टाइलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाते हैं कार्ड और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ पर इसके बाद वापस हम index.html में जाएँगे और सेक्शन के लिए हमने स्टाइलिंग ऐड कर दी है। अब हम एक div टैग लेंगे। तो एक div टैग मतलब आप इसे एक बॉक्स की तरह या फिर एक पैराग्राफ की तरह भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम और भी सारे टैग्स दे सकते हैं। यहाँ पर हम देंगे एक क्लास, जिसका नाम है कंटेनर। अब आप चाहे तो कोई भी क्लास दे सकते हैं, लेकिन ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिससे कि हम इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि इसे कैसे स्टाइल करना है और क्या डिफरेंस है। अब ये हमने डिव लिया है, जिसको हमने क्लास दिया है कंटेनर। अब फिर से एक डिव लेंगे इस डिव के अंदर, मतलब कंटेनर डिव के अंदर, और इसे भी हम एक क्लास नेम देंगे कार्ड, क्योंकि ये हमारा कार्ड होने वाला है। और क्लास के साथ ही इसे हम आईडी भी देंगे। अब आईडी हम देंगे फ्रंट, मतलब ये कार्ड की फ्रंट साइड होने वाला है। इसके अंदर अभी तक हमने कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया है, तो ये हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। और यहाँ पर भी थोड़ी चीज़ें हम चेंज कर देंगे, जैसे कि 150 की जगह यहाँ पर 200 हमें करना था, और यहाँ पर भी -150 की जगह 200 पिक्सल, सेक्शन आफ्टर में और सेक्शन बिफोर में। तो ये हमने 2 चेंजेस कर दिए। इसके बाद अब हम स्टाइल करेंगे कंटेनर को। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक हमें सेक्शन को स्टाइल करना था, तो हमने डायरेक्टली सेक्शन लिखा। लेकिन अब हम डायरेक्टली कंटेनर ऐसे नहीं लिख सकते। इसका रीज़न है कि कंटेनर कोई एचटीएमएल का एलिमेंट नहीं है। कंटेनर एक क्लास है। तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होता है एक डॉट। तो डॉट कंटेनर। अब इसके अंदर सबसे पहले हम विड्थ देंगे। तो विड्थ इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल। अब ये कुछ अप्रॉक्सिमेट वैल्यू है, आप 600 या फिर 400 भी दे सकते हैं। मुझे इतनी ठीक लगी तो मैंने इतनी दे दी। इसे हम हाइट कर देंगे, लेट्स से 300 पिक्सल, तो ये 5/3 के रेशियो में हो जाएगा। और इसका Z इंडेक्स हम कर देंगे 1। अब Z इंडेक्स क्या है? तो इसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देंगे रेड। ओके, तो Z इंडेक्स को मैं बंद कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली कमेंट होता है, मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको सिंपली कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करना है। तो ये इसे हम टॉगल कर सकते हैं। कमेंट मतलब ये कोड अब नहीं चलेगा। या फिर आप मैन्युअली भी ऐसे स्लैश और एस्ट्रिक देकर और एंड में एस्ट्रिक और स्लैश देकर किसी भी कोड को कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रेड बॉक्स है, मतलब हमारा जो कंटेनर है, ये पीछे आ गया सेक्शन के। लेकिन अगर अब हम Z इंडेक्स 1 देंगे, मतलब इसकी Z इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि ग्रेटर है। तो ये देखिए ऊपर आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है Z इंडेक्स का। अब यहाँ पर आप वैल्यू 1 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं या फिर कुछ भी। लेकिन मैं 1 ही देता हूँ, क्योंकि बाकी किसी की वैल्यू हमने दी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही सबसे ग्रेटर हो जाएगी। तो इसीलिए इसका Z इंडेक्स 1 है। बैकग्राउंड कलर की हमें ज़रूरत नहीं, तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब इस कंटेनर को हमने स्टाइल कर दिया है। अब इस डिव जिसका नाम है कार्ड, इसे हमें स्टाइल करना है। तो सेम यहाँ पर हम लेंगे डॉट कार्ड। अब देखिए, देने को तो आप ऐसे भी स्टाइल दे सकते हैं, आपकी स्पेस भी सेव होंगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं। तो आप ऐसे भी स्टाइल दे सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक है रीडेबिलिटी का, मतलब ये दिखने में काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, और अगर हमें कोई भी स्टाइल मॉडिफाई करनी है तो आसानी से हम समझ भी नहीं सकते कि क्या हमें चेंज करना है। इसीलिए अगर आप ऐसे एक के नीचे एक स्टाइल देंगे तो ये काफ़ी ईज़ी होता है रीड करने में भी। तो ये बस एक तरीका था जो मैंने आपको बताया है। आप
कैसे भी इसे स्टाइल कर सकते हैं। कार्ड को हम स्टाइल करते हैं जिसमें कि फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों भी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम देंगे एक बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हम देंगे एक आरजीबी कलर। आरजीबी। अब आरजीबी और आरजीबी ए में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यू मतलब आरजीबी वैल्यू, और अल्फा मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी या फिर ओपेसिटी होता है। इसकी वैल्यू हम देंगे 255, और टैब दबा के आप ग्रीन पर आ सकते हैं, फिर 255, 255, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम देंगे 0.1। अब इन वैल्यूज को आप चेंज करके भी देख सकते हैं कि क्या आएगा। ये देखिए ग्रे में कोई शेड है जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा था, तो ये बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा क्योंकि अभी तक इसकी विड्थ और हाइट नहीं है। तो सबसे पहले हम विड्थ और हाइट दे देते हैं। तो विड्थ इसकी कर देंगे हम 100%। ओके। और हाइट इसकी कर देंगे हम ये भी 100%। अब 100% विड्थ और 100% हाइट का मतलब है इस कार्ड का जो पेरेंट है, कार्ड का पेरेंट है कंटेनर। तो कंटेनर की कितनी विड्थ और हाइट है? विड्थ इसकी 500 पिक्सल है और हाइट 300 पिक्सल। तो ये कार्ड जो है ये बाय डिफॉल्ट अपने पेरेंट की 100% विड्थ और 100% हाइट ले लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी काफी लो हो गई है क्योंकि हमने अल्फा वैल्यू 0.1 रखी है। इसे मैं 0.9 कर देता हूँ, तो अब आप देखिए ये व्हाइट हो जाएगा। और इसे 0 अगर कर दिया तो देखिए ये भी 0 हो गया, मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है कुछ। तो 0.1 एज इट इज हम रखते हैं, तो ये काफी अच्छा ट्रांसपेरेंट एक लग रहा है। अब इसके बाद इसे हम थोड़ी बॉर्डर रेडियस भी देंगे ताकि कॉर्नर से ये एकदम शार्प ना हो जाए। तो इसे हम बॉर्डर रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल। तो देखिए थोड़ा सा राउंडेड को यहाँ पर कॉर्नर आ गई है। अब इसके बाद हम बॉक्स शैडो देंगे। ये हम बाद में रिमूव करेंगे, लेकिन अभी आपको बताने के लिए कि बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी भी होती है और ये क्या करती है। बॉक्स शैडो, और ये हम देंगे 7 पिक्सल। 7 पिक्सल। ये गलती से नम लॉक का दब गया, तो 7 पिक्सल, 7 पिक्सल, यहाँ पे 15 पिक्सल, और यहाँ पे सायन। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप देख लीजिए ये क्या होता है। तो यहाँ से और यहाँ से एक ग्लो इफेक्ट ऐड हो गया। तो 7 पिक्सल मतलब एक्स ऑफसेट में, 7 पिक्सल ये वाला सेकंड वाला मतलब वाई ऑफसेट में, 15 पिक्सल मतलब ये ब्लरीनेस हो गई इसकी, मतलब कितना स्प्रेड हो ये। और सायन मतलब ये कलर हमने दिया है। आप सायन की जगह रेड कलर या फिर कोई और कलर भी दे सकते हैं। अगर आप इसे 0 करते हैं तो वाई ऑफसेट में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखिए ये एकदम इसके पीछे आ गया है। अब यहाँ पर ब्लरीनेस की भी वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसे मैं 7 रहने दूं और ब्लरीनेस की वैल्यू मैं 0 कर दूं, मतलब स्प्रेड की वैल्यू 0 कर दूं, तो देखिए हार्ड लाइट यहाँ पर आ गई है। लेकिन पहले यहाँ पर स्प्रेड होती हुई लाइट आ रही थी। तो जितना आप ज्यादा स्प्रेड करना चाहेंगे उतना स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने इसे 15 पिक्सल कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ दो साइड से हमारे पास ब्राइटनेस आ रही है, लेकिन अगर हमें चारों तरफ से ब्राइटनेस चाहिए तो इसे हम कैसे करेंगे। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सेमी कोलन के पहले कॉमा देकर इसे पेस्ट कर लेंगे। लेकिन इस बार 7 पिक्सल नहीं, -7 पिक्सल और -7 पिक्सल। अब ये भी आप देख सकते हैं इस साइड से भी ऐड हो गया। लेकिन हमें देखिए ये राउंडेड एज को कैसे ये कट कर रहा है। तो ये कट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर एक बॉर्डर की तरह इसे दिखना चाहिए। इसे हम कैसे ऐड करेंगे? फिर से कॉमा देके वापस इसे पेस्ट कीजिए। इस बार एक ही वैल्यू को हम माइनस करेंगे और फिर से इसे पेस्ट करेंगे। इस बार दूसरी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब एक्स ऑफसेट को एक बार माइनस और वाई ऑफसेट को एक बार माइनस। एक बार एक्स और वाई दोनों माइनस और एक बार एक्स और वाई दोनों प्लस। और ब्लरीनेस तो हमने सेम ही रखी है ताकि ये लीनियर इफेक्ट हो जाए। देखिए चारों तरफ से एग्जैक्ट ग्लो यहाँ पर आ रहा है, तो ये काफी अच्छा एक इफेक्ट बन गया है। बाद में हम इसे सिर्फ होवर पर ही देंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता दिया कि बॉक्स शैडो एग्जैक्टली करता क्या है। अब इसके अंदर देखिए आपको ये सर्कल कंप्लीटली दिख रहा होगा। इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बैक ड्रॉप फिल्टर। अब ये प्रॉपर्टी है बैकड्रॉप फिल्टर जो कि बैकग्राउंड में क्या करना है ये डिसाइड करती है। तो हम इसे बैकग्राउंड में ब्लर कर देंगे, लेकिन ब्लर में भी हमें वैल्यू देनी होती है। तो 30 पिक्सल का ब्लर कर देंगे। अब देखिए इसके अंदर आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, तो यही है बैकग्राउंड ब्लर या फिर बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर प्रॉपर्टी।
आप जितना ब्लर कम करोगे, उतना ये धुंधला कम हो जाएगा। लेकिन मैं इसे अभी के लिए 30 पिक्सल ही रहने दूँगा। बाद में अगर हमें लगता है तो हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। और एक चीज़, अभी देखिए ये कर्सर कैसे सेम ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पर जाएँगे कार्ड पर, तो मैं कर्सर को पॉइंटर कर दूँगा। अब ये कर्सर पॉइंटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि देखिए ये एक हैंड टूल की तरह आ जाता है। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी ईज़ी होता है कि कुछ तो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं कर्सर पॉइंटर देना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। और यहाँ पर हम बॉर्डर भी दे देंगे इसे, इस बॉक्स को, ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसे। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी देनी है बॉर्डर। अब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हमने देखा था, बॉर्डर हम पहली बार देख रहे हैं। बॉर्डर एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि बॉर्डर साइज़ हमें कितनी देनी है? तो 2 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर हमें स्टाइल कैसे देना है? तो इसे हम सॉलिड देंगे। सॉलिड मतलब एक तरह की बॉर्डर हो जाएगी। हम इसे डॉटेड भी दे सकते हैं, हम इसे डबल बॉर्डर भी दे सकते हैं या फिर ऐसे ही कुछ। 2 पिक्सल विड्थ की हम बॉर्डर लेंगे जो कि सॉलिड होगी, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सेम होगी। और जिसका कलर आप चाहे तो रेड ऐसे भी दे सकते हैं या फिर आरजीबीए कलर भी दे सकते हैं। और इसकी वैल्यू भी 255, 255, 255, 0.1, मतलब सेम ही कलर हमने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर भी ऐड हो गई है। ये 2 पिक्सल मतलब काफ़ी हल्की बॉर्डर है, इसलिए आपको दिख नहीं रही। मैं एक बार बॉक्स शैडो ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। बॉक्स शैडो को कमेंट कर देते हैं और अब देखिए, तो ये व्हाइट कलर की आपको शैडो दिख रही होगी। मैं यहाँ पर 10 पिक्सल की बॉर्डर कर देता हूँ तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट दिखेगी। तो देखिए, यही ये बॉर्डर है। मैं वापस इसे 2 पिक्सल कर देता हूँ और इसे भी अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा बॉक्स बन के तैयार है, मतलब ये मास्टर कार्ड का डिज़ाइन बन के रेडी है। अब यहाँ पर कार्ड को तो हमने ऐड कर दिया है। फ्रंट का व्यू बनाते हैं कार्ड का। तो इसे कैसे बनाना है ये देखते हैं। अभी तक हमने एचटीएमएल में ज़्यादा काम नहीं किया है, हमने मेजॉरिटी काम सीएसएस में किया है। तो देखिए ये स्टाइल भी हो गई है। अब हम एचटीएमएल में कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डिव है कंटेनर और इसके अंदर एक डिव है जो कि है कार्ड फ्रंट। सेम एक और डिव हम बाद में बनाएँगे जो कि होगा कार्ड बैक के लिए, मतलब बैक साइड के लिए, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट डिफरेंट होगा और बाकी सारी चीज़ें भी। अब यहाँ पर फ्रंट के अंदर हम लेंगे एक एचटीएमएल का सिमेंटिक टैग जो कि है हेडर। तो ये भी सेक्शन की तरह एक टैग है जो कि हम नॉर्मली हेडर में यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और डिव टैग लेंगे। अब ये टैग मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कोड को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब स्टाइल के हिसाब से हमें जो चीज़ें कंबाइन रखनी है या फिर जो चीज़ों में गैप देना है, उन चीज़ों को हमें अलग डिव या फिर अलग किसी एचटीएमएल टैग के अंदर रखना होता है। अभी एक डिव लेते हैं और इसके अंदर मैं क्लास नेम देता हूँ ब्रांड। अब देखिए, ये एक शॉर्टकट है, div लिखा मैंने और डॉट ब्रांड लिखा और मैं जैसे ही एंटर करूँगा, तो div के साथ क्लास नेम ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। अब इस div ब्रांड के अंदर हमें लेनी है सबसे पहले तो इमेज। अब इमेज टैग के अंदर हमें देना होता है एसआरसी। एसआरसी हम देंगे एसेट्स के अंदर, जो हमारा मास्टर कार्ड का लोगो है, वो। एसेट्स के अंदर मास्टर कार्ड लोगो डॉट पीएनजी। ये हमारे रूट फ़ोल्डर में ही है एसेट फ़ोल्डर, इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं किया है। और ये तरीका है रिलेटिव पाथ देने का। बाकी के रिलेटिव पाथ कैसे देते हैं ये भी हम आगे देखेंगे जब हम और रिलेटिव पाथ के साथ काम करेंगे। अब यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट, इसे भी हम दे सकते हैं। ये अगर आपने नहीं भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये एसईओ में काफ़ी मदद करता है। तो मास्टर कार्ड लोगो, मैंने इसे अल्ट टेक्स्ट भी दे दिया है। अब मैं इसे ही कॉपी करता हूँ और इसके बाद ही एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि है, कॉमा नहीं देना आपको, अगले लाइन में लिखना है टाइटल। इसे भी मास्टर कार्ड लोगो कर देते हैं। तो ये भी एसईओ में हेल्प करता है और जब आप माउस होवर करेंगे इमेज पर, तब आप देख सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर मास्टर कार्ड लोगो लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये होता है हमारा टाइटल। और जो अल्ट टेक्स्ट है, अगर इमेज अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर मैं गलत यूआरएल डाल दूँ, तो इसकी जगह मास्टर कार्ड लोगो ये अल्ट टेक्स्ट देखने को मिलेगा आपको। तो ये होता है अल्ट वाला। मैं इसे वापस करेक्ट कर देता हूँ और देखिए,
ये यहाँ पर भी हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया है और स्टाइलिंग हमारी खराब हो गई है। और यहाँ पर भी। इसे हम जल्दी से फिक्स कर लेंगे जब हम स्टाइल करेंगे। लेकिन उसके पहले एक और ऑप्टिमाइज़ेशन का आपको तरीका बता दूँ कि जब भी हम इमेज यूज़ करते हैं और मुझे नहीं चाहिए कि ये इमेज साथ ही में लोड हो, तो हम इसे लोडिंग लेज़ी भी दे सकते हैं। तो ये बस एक एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ करने का एक तरीका है। मतलब सारी चीज़ें पहले लोड होंगी और इसे लोडिंग लेज़ी मतलब ये लेज़ीली लोड होगा, मतलब आराम से लोड होगा। इस इमेज के बाद हम देंगे एक h2 टैग और h2 के अंदर हम लिखेंगे मास्टर कार्ड। अब ये हमने h2 ही क्यों दिया, ये हम चीज़ें देखेंगे। अब ये ब्रांड कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हमें देनी है एक चिप की इमेज। तो मैं इस इमेज टैग को ही कॉपी कर लेता हूँ और इस डिव के बाद जो कि है डिव ब्रांड, इसके बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर एसेट्स के बाद इसे हम रिमूव करते हैं स्लैश चिप डॉट पीएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चिप की इमेज यूज़ की है और इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं या फिर मैं इसे अल्ट और टाइटल सेम ही रहने देता हूँ। इसका कोई भी इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो आप जो चाहे वो इसे रख सकते हैं। ये सिर्फ एसईओ में मदद करता है। तो ये हमारा फ्रंट का पोर्शन बन के रेडी है। अब देखिए ये मास्टर कार्ड H2 टैग है, ये चिप का इमेज है और ये मास्टर कार्ड का लोगो है। अब इसे हम स्टाइल कैसे करते हैं ये देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टाइल करना है हेडर को। तो हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम डायरेक्टली हेडर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक ही हेडर टैग है। सपोज़ हमारे पास 2 या फिर 3 या फिर उससे भी ज़्यादा हेडर टैग अगर हो, तो अगर हम हेडर को स्टाइल करेंगे तो वो स्टाइल सभी को लग जाएगी। लेकिन हमें तो सिर्फ इस वाले हेडर को स्टाइल करना है, जो कि इस फ्रंट आईडी वाले डिव के अंदर है। इसे हम कैसे एक्सेस करते हैं? देखिए, हैश यूज़ करेंगे हम आईडी के लिए, जैसे कि डॉट यूज़ किया था हमने क्लास के लिए। तो हैश और ये हमारी आईडी है फ्रंट, तो यहाँ पर फ्रंट और इसके अंदर का हेडर टैग, ऐसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम सबसे पहले तो डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स। देखिए, यहाँ पर आपकी फ्लेक्स की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेज रिड्यूस करके। तो फ्रंट के अंदर जो इमेज टैग है, इसे हम विड्थ दे देंगे 50 पिक्सल और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हाइट ऑटोमैटिकली हो जाएगी। अब देखिए, ये हमारे पास इमेज है, H2 है और ये है। अब जो हेडर है, हेडर के अंदर कौन-सी चीज़ें हैं ये देखते हैं। हेडर के अंदर एक डिव है, जिसका नाम है ब्रांड और हेडर के अंदर ये चिप वाली इमेज है, बस 2 ही चीज़ें हैं। तो ये एक है और ये चिप दूसरा है। तो इसे हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इसे डिस्प्ले फ्लेक्स, अब दे देंगे हम अलाइन आइटम्स सेंटर, मतलब ये दोनों सेंटर में हो जाए। अब देखिए, जितनी इसकी हाइट है, उतनी ही इसकी भी है, लेकिन ये सेंटर में हो गया और यहाँ पर हम इसमें स्पेस दे देंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे स्पेस बिटवीन, मतलब बीच की सारी स्पेस ये ले लेगा और साइड में हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा है इससे, तो यहाँ पर हम मार्जिन भी दे सकते थे, लेकिन हम पूरे इसको देना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग कार्ड में हम देंगे 20 पिक्सल। अब देखिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्पेस आ गई है। तो इसीलिए मैंने आपको मार्जिन और पैडिंग पहले ही समझा दी थी कि यहाँ पर हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको फिर से फ्लेक्स का एक रिवीजन देता हूँ कि हमने क्या किया। अब हमारे पास ये ब्रांड है, तो यहाँ पर जो फ्रंट है, आईडी फ्रंट, इसके अंदर हमारे पास ब्रांड क्लास है। इसे कैसे एक्सेस करेंगे? तो आईडी फ्रंट के अंदर जो भी ब्रांड नेम का क्लास है, बैंड नहीं ब्रांड, इसे हमें स्टाइल करना है। अब इसके अंदर कौन-सी चीज़ें हैं ब्रांड में? सबसे पहले तो ब्रांड में इमेज है, लोगो मास्टर कार्ड के लोगो की और एक H2 टैग है। बस 2 ही चीज़ें हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये और ये मास्टर कार्ड सेंटेंस लिखा हुआ। इसे हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स। ठीक है। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है, इसीलिए ये एक साथ ही एक रो में आ गया। अब ये एग्ज़ैक्टली बीच में आए इसके लिए हम देते हैं अलाइन आइटम्स, जिसे हम करेंगे सेंटर। तो ये ऊपर-नीचे नहीं होगा और एग्ज़ैक्टली एक दूसरे के मिडल में ही ये शो होगा। अभी ये साइज़ छोटी है इसलिए ये वैसे ही दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ बड़े ब्लॉक हो हमारे पास, तो उसे हम ऐसे वर्टिकली सेंटर में कर सकते हैं। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट नहीं देंगे हम क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम गैप देंगे।
और गैप हम कर देंगे इसकी 20 पिक्सल। मतलब इसके बीच में 20 पिक्सल की गैप आ जाएगी। और इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। तो कलर इसका कर देंगे व्हाइट, या फिर आप टेक्स्ट कोड भी लिख सकते हैं #FFF। वैसे तो इसका FFF 6 बार F होता है, लेकिन सिंस ये चीजें कॉमन है तो आप FFF भी लिख। अब देखिए ये मास्टर कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये काफी अच्छी यहाँ तक हमारी स्टाइलिंग बन गई है। अब हमें यहाँ पर जो नीचे चीजें हैं वो भी देनी है और बैक साइड बनानी है। पहले हम फ्रंट का काम खत्म करेंगे और बाद में बैक बनाएंगे। और इसके बाद हम रिस्पॉन्सिवनेस भी देखेंगे कि कैसे हम इसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब यहाँ पर आगे का कोड लिखते हैं। तो चलते हैं index.html में। अगर यहाँ पर आपको चेंज करना है तो आप चिप लोगो भी लिख सकते हैं। चिप कर देता हूँ मैं इसे, और इसे भी, ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये चिप का है। वैसे आप सेम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डिव है जिसका क्लास नेम कार्ड है और आईडी फ्रंट है, मतलब फ्रंट साइड। इसके अंदर हमारे पास हेडर है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो इस हेडर को मैं कोलैप्स कर देता हूँ, और हेडर के बाद हमें बनाना है एक डिव। तो डिव जिसे हम क्लास नेम देंगे कार्ड डिटेल्स। तो कार्ड अंडरस्कोर डिटेल्स। आप डैश भी दे सकते हैं या फिर कोई और नाम भी दे सकते हैं या फिर कैमल केस में भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने कार्ड डिटेल्स अंडरस्कोर यूज किया है कि एक अच्छी रीडेबिलिटी मेंटेन हो। तो इस कार्ड डिटेल्स के अंदर सबसे पहले हम एक और डिव लेंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे जनरल, और साथ ही में एक और डिव लेंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे वैलिडिटी। तो इस डिव जो कि है कार्ड डिटेल्स, इसके अंदर हमारे पास जनरल भी है और वैलिडिटी भी है। अब जनरल के अंदर हमें सिंपली देना है एक H4 टैग, जहां पर हम लिखेंगे कार्ड नंबर। सी कैपिटल कर देता हूं तो कार्ड कार्ड नंबर। और यहाँ पर और दो H4 टैग ले लेता हूँ जहां पर हम आईडी देंगे। तो यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ जिसे हम नाम देंगे नंबर। मतलब ये कार्ड का नंबर होगा। इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं। तो ये डमी नंबर मैंने कुछ ऐड कर दिया है अभी के लिए। और सेम यहाँ पर भी हमें आईडी देनी है, तो आईडी, और यहाँ पर आईडी देंगे नेम, क्योंकि ये यूजर का नाम होगा। तो यहाँ पर कोडिंग टाइगर। और वैलिडिटी के अंदर भी हम एक H5 टैग देंगे। तो यहाँ पर H5 टैग। अब ऐसा कुछ नहीं, आप H4 भी दे सकते थे, लेकिन H4 की स्टाइलिंग मैंने अलग रखी है और H5 की अलग। इसीलिए मैंने अलग एक एलिमेंट दे दिया है। यहाँ पर वैलिड देंगे हम, वैलिड थ्रू। और यहाँ पर फिर से एक H5 लेंगे और यहाँ पर कोई भी डेट डाल देंगे। जैसे कि मैंने यूज की है 26/11, स्पेशल डेट है। तो ये यहाँ पर हमारी वैलिडिटी भी बन के रेडी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमने कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया है इसमें। सिंपली एक डिव बनाया है हेडर के बाद। मतलब इस आईडी फ्रंट वाले में हेडर के बाद हमने एक डिव बनाया जिसे क्लास नेम दिया कार्ड डिटेल्स। इस कार्ड डिटेल्स के अंदर हमने दो डिव बनाए, एक है जनरल और एक है वैलिडिटी। अब जनरल के अंदर हमारे पास है 3 H4 टैग, और वैलिडिटी के अंदर हमारे पास है 2 H5 टैग। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं हम स्टाइलिंग की तरफ। पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे लग रहा है। तो देखिए सिर्फ कार्ड नंबर, कुछ नंबर है हमारे पास, नाम है कोडिंग टाइगर, और डेट है वैलिड थ्रू की। तो इसे हम कैसे अरेंज करेंगे ये भी देखते हैं। तो कलर हमने यहाँ पर दिया है तो ये ऊपर ही दे देते हैं हम, क्योंकि सारी चीजों को व्हाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कलर देके देखते हैं। तो ये कलर सभी चीजों को अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए सारा टेक्स्ट व्हाइट हो गया है। आप चाहे तो आप ग्रे का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रंट को स्टाइल दे देते हैं। तो यहाँ पर हैशटैग, हैशटैग नहीं हैश फ्रंट। तो फ्रंट को हम स्टाइल देंगे। सबसे पहले तो इसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बाद इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर देंगे। अब देखिए ये कैसे आ रहा है। स्टाइल बिगड़ गई है क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये हेडर, और दूसरा जो डिव जिसका हमने क्लास नेम दिया है पार्ट डिटेल्स। तो इसे हम फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, ताकि ये पहले जैसे था वैसे ही आ जाए, मतलब एक लाइन में आ जाए। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम कर सकते हैं स्पेस बिटवीन। तो ये वर्टिकली स्पेस बिटवीन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें ऐसा ही चाहिए था। अब इसके बाद फ्रंट हेडर को हमने स्टाइल किया है, और इसके बाद H2 को भी हम स्टाइल कर देते हैं। तो हैश फ्रंट H2।
अब इसे हम सबसे पहले तो फॉन्ट साइज देंगे, तो फॉन्ट साइज इसकी कर देते हैं हम 2 रैम और इसके बाद हम फॉन्ट वेट भी कर देंगे बोल्ड। अब देखते हैं, तो ये जो मास्टर कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसकी ये स्टाइलिंग चेंज हो गई है। तो ये थोड़ा-सा बोल्ड और थोड़ा बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर हमने कलर ऑलरेडी टॉप पर सबको दे दिया है, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। के बाद अब हम स्टाइल देते हैं कार्ड डिटेल्स को, तो डॉट कार्ड अंडरस्कोर डिटेल्स। अब ये डॉट इसलिए क्योंकि हम क्लास नेम एक्सेस कर रहे हैं और क्लास नेम को टारगेट करके स्टाइल देने वाले हैं। इसीलिए अब डिस्प्ले इसकी कर देंगे फ्लेक्स, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट हम कर देंगे स्पेस बिटवीन। अब इससे होगा ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कार्ड और वैलिड थ्रू अलग-अलग आ जाएँगे क्योंकि हमारे पास ये जनरल है कार्ड डिटेल्स के अंदर और एक वैलिडिटी वाला डिव है। तो इसीलिए हमने इसे 2 अलग डिव में रखा था ताकि हम इसे सेपरेट कर पाएँ। तो देखिए, ऐसी थॉट प्रोसेस आपको यूज़ करनी है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो। तो क्योंकि मुझे ये अलग-अलग रखना था, तो ये वाला मैंने सेपरेट डिव में रखा जिससे क्लास नेम दिया है जनरल और ये वाला सेपरेट डिव में रखा है। वीएस कोड में भी मैं इंडेक्स फाइल में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक वैलिडिटी और ये एक जनरल। अब यहाँ पर स्टाइल में स्पेस बिटवीन हमने दे दिया है। अब यहाँ पर अलाइन आइटम कर देंगे हम। अब अलाइन आइटम हर बार की तरह हम सेंटर नहीं करेंगे, हम कर देंगे एंड। मतलब ये नीचे अलाइन हो जाएगा। तो देखिए, ये जो है और ये वैलिड ट्रू जो है, ये नीचे अलाइन हो गया है इस कोडिंग टाइगर की रेंज में। तो यही स्टाइल हमें अचीव करनी थी। इसके बाद जो जनरल है, मतलब ये कार्ड नंबर, ये नंबर और ये कोडिंग टाइगर, इसे हम स्टाइल देंगे। तो यहाँ पर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं डॉट कार्ड अंडरस्कोर डिटेल्स और इसके अंदर का डॉट जनरल, इसे हम स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हम देंगे एज़ यूजुअल हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन सारी चीज़ें एक लाइन में आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम कर देंगे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब आपको लगेगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन अगर कॉलम ही करनी थी, तो ये ऑलरेडी एक लाइन में था। तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके 2 लाइन का कोड क्यों ही बढ़ाया? तो इसका रीज़न है कि हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है, जिसका नाम है गैप। इसका यूज़ करके हम बहुत अच्छी स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया है। अब गैप हमने 10 पिक्सल कर दी है। आप अगर चाहे तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हमें स्टाइल देनी है। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। डॉट कार्ड डिटेल्स के अंदर डॉट जनरल है, इसके अंदर भी जो नंबर है, हमने आईडी दी है, उसे हम फॉन्ट साइज देंगे। तो फॉन्ट साइज उसकी कर देंगे हम 2.5 रैम और इसका कलर हम थोड़ा-सा चेंज कर देंगे, जो कि हम करेंगे आरजीबी वैल्यू। अब ये आरजीबी मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी, तो 27, 192 और 192। तो ये थोड़ा-सा सायन में ही कलर आ गया है, थोड़ा-सा डार्क में। ये कलर मैंने यूज़ किया है। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे सेव कर देता हूँ। सेम ऐसे ही जैसे हमने नंबर को स्टाइलिंग दी थी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे स्टाइलिंग देता हूँ नेम को, जो कि हमारे इस केस में है कोडिंग टाइगर। तो नेम और यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले तो फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ हम इसकी कर देंगे, मतलब कितना बड़ा हो ये 2 रैम। अब इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए क्योंकि देखिए फॉन्ट साइज़ मतलब फॉन्ट की साइज़, कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, गैप मतलब कितनी गैप हम देंगे। जो कि अननोन प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि डिस्प्ले हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, ये मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कोड और सारे एसेट्स आपको फ्री में मिल जाएँगे, तो उसे भी ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। अब फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हम थोड़ी-सी मार्जिन भी दे देंगे, तो मार्जिन टॉप से हम इसे देंगे 20 पिक्सल ताकि ऊपर से इस नाम के ऊपर मार्जिन आ जाए। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद वापस इसे कॉपी करते हैं, कार्ड डिटेल्स को ही सिर्फ और यहाँ पे कार्ड डिटेल्स के अंदर जो वैलिडिटी है, तो वैलिडिटी इसे हम देंगे फॉन्ट साइज जो कि है 1.5 रैम ताकि ये भी थोड़ा बड़ा हो जाए। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका फ्रंट साइड। अब अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो भी हम इसमें करेंगे और बाद में हम बैक साइड और फ्लिप की स्टाइलिंग लिखेंगे। तो अभी तक हमारा स्टाइल बन के रेडी है। देखिए हमने ऑलमोस्ट 110 लाइन्स का कोड सिर्फ सीएसएस में लिखा है
और मोर देन 50 लाइन्स का सिर्फ HTML में। तो इसे भी मैं एक्सपांड कर लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छे से हमारा बन गया है। यहाँ पर थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो इसे हम चेंज कर देंगे। तो ऊपर हमें देखना है कि हमने कहाँ पर स्टाइल दी थी। और एक बात अगर आपने नोटिस की हो कि स्टाइल भी मैंने प्रॉपर वे में की है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ से हम सेक्शन से शुरू होगी हमारी स्टाइलिंग, फिर कंटेनर है, फिर फ्रंट है, फिर ब्रांड है, फिर इसके अंदर इमेज है। तो इस तरीके से हमने स्टाइल दी है, ताकि HTML में भी अगर आपको ऊपर का कोड देखना हो या फिर CSS में भी, तो आपको सेम सीक्वेंस में मिलेगा। सबसे पहले तो इसकी बॉक्स शैडो को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर जो ब्लर 30 पिक्सल है, इसे मैं 20 कर देता हूँ और ये हमारा डॉट कार्ड पे है। अब इसी के बाद हम डॉट कार्ड होवर स्यूडो सिलेक्टर का यूज करेंगे। अब होवर मतलब जब हम माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर लेके जाए, तो वो होवर होता है। यहाँ पर बॉक्स शैडो पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर देखिए, कार्ड को कोई भी बॉर्डर या फिर बॉक्स शैडो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं माउस को या फिर कर्सर को लेके जाऊंगा, तो देखिए एकदम से ये बॉक्स शैडो हमें दिख रही है। लेकिन इतना हार्ड इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, इसे हमें स्मूथ करना है। इसे कैसे करेंगे हम? सिंपली हमें कार्ड में, यहाँ पर नोटिस कीजिए, हमें कार्ड होवर पर नहीं, जो हमारा नॉर्मल कार्ड वाला था, वहां पर हमें एक ट्रांजिशन ऐड करना है। तो ये ऑल पर ऐड करेंगे हम, मतलब सारी चीजें इसी ट्रांजिशन से हो। और इसका हम इफेक्ट देंगे इज इन आउट। आप चाहे तो इज आउट या फिर लीनियर कुछ भी दे सकते हैं। और इसकी ड्यूरेशन हम देंगे 300 मिलीसेकंड, जो कि इक्वल होता है 0.3 सेकेंड्स के। अगर आपको ऐसा देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, या फिर 300 मिलीसेकंड दे सकते हैं, ये सेम ही होगा। अब जो इफेक्ट आएगा, जैसे ही हम होवर करते हैं, देखिए काफी स्मूथ यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने फ्रंट का पोर्शन बना लिया है, जो कि है ये हमारा फ्रंट का पार्ट। इसकी बैक साइड हम बनाते हैं। तो इसके लिए ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। देखिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हमारे पास एक डिव है जिसका क्लास नेम कार्ड और ID फ्रंट है। तो मैं इसे कोलैप्स करता हूँ, तो सारी फ्रंट से रिलेटेड चीजें हमारी इस डिव के अंदर है। ठीक है, तो वैसे ही मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा जिसका क्लास नेम कार्ड होगा, क्योंकि स्टाइलिंग हमें कॉमन ही देनी है, इसीलिए कार्ड इसे भी क्लास नेम दे दिया। लेकिन कुछ चीजें तो हमें अलग करनी है, जिसी की वजह से इसे ID मैं दे देता हूँ बैक, और इसकी ID बैक दे दी है। अब यहाँ पर जो भी बैक के अंदर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे 6, मतलब हेडिंग 6, और इसे लिख देता हूँ फॉर कस्टमर सर्विस कॉल ऑन दिस नंबर। तो ये मैंने एक लिख दिया है टेक्स्ट। अब यहाँ पर स्पैन लेता हूँ एक, और इसे हम क्लास नेम देंगे। वैसे तो आईडी भी दी तो चल सकता है काम, लेकिन हमने क्लास नेम दे दिया। तो ये क्लास नेम होगा ब्लैक स्ट्रिप, क्योंकि यहाँ पर ही हम वो ब्लैक स्ट्रिप दिखाएंगे। तो इसीलिए एक एम्प्टी स्पैन यहाँ पर हमने ले लिया है। इसके बाद एक div लेनी है जिसका क्लास नेम हम देंगे साइन, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिग्नेचर होगी और हम स्केलेटन इफेक्ट भी यहीं पर बनाने वाले हैं। इसके अंदर एक स्पैन लेंगे जहाँ पर हमारा स्केलेटन इफेक्ट होगा, और एक आई लेंगे, आई मतलब इटैलिक, और यहाँ पर लिखेंगे 005, मतलब जो हमारा CVV होता है। और इस div के बाद हमें एक और div लेना है जिसे मैं क्लास नेम दूंगा पैरा। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हमारा लिख दिया है और यहाँ पर एक आइकन भी पेस्ट कर दिया है। अगर आपको आइकन नहीं पता कि कैसे पेस्ट करना है, तो मैंने सिंपली गूगल पे सर्च किया है रॉकेट आइकन, और वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी आइकॉन्स को यूज कर सकते हैं। ये पैरा हो गया है, HTML बन के रेडी है। अब हम हमारे बैक साइड देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इसके नीचे आ रही है। इसी को हमें स्टाइल करना है। तो चलते हैं स्टाइल डॉट CSS में। यहाँ पर जो हमारा कार्ड है, इसे हम पोजीशन रिलेटिव देंगे। तो पोजीशन इसकी कर देंगे रिलेटिव। अब यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जिस भी चाइल्ड के अंदर
हम पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे, वो इस रेफरेंस से ग्रो होगा। मतलब इस वाले पॉइंट से टॉप में अगर हम 10 करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा और लेफ्ट से अगर 10 करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। इसलिए रेफरेंस पॉइंट हमने कार्ड दिया है, कार्ड का स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए पोजीशन रिलेटिव। यहाँ पर अभी के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स को कमेंट कर देते हैं क्योंकि फ्रंट का हमें नहीं देखना, और यहाँ पे डिस्प्ले हम कर देंगे नन, ताकि ये हाइड हो जाए और हमें सिर्फ बैक का ही दिखने को मिले। अब इसे हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्टाइल करते हैं सबसे पहले बैक को। तो बैक, ये आईडी हमने दी है जैसे कि फ्रंट और बैक, तो इसे भी हम डिस्प्ले देंगे फ्लेक्स। इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन देंगे कॉलम। इसके बाद सेम गैप देंगे हम 20 पिक्सल। अब ये एक लाइन में आ जाएगा और 20 पिक्सल की इसमें गैप भी हो जाएगी। इसके बाद जो बैक है उसका H6 है, इसे हम सबसे पहले तो फॉन्ट साइज देंगे, तो फॉन्ट साइज इसकी कर देंगे 1.1 रैम। और अब बनाते हैं ब्लैक स्ट्रिप। तो ब्लैक स्ट्रिप, ये हमने क्लास नेम दिया था। इसे कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमें देना है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड इसका दे देंगे #000, मतलब कंप्लीटली ब्लैक। अब आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है अभी तक और विड्थ भी नहीं है। तो सबसे पहले इसकी हाइट देंगे 40 पिक्सल, इसकी विड्थ भी देंगे 80%, मतलब जितनी कार्ड की विड्थ है उसकी 80% आ जाएगी। और इसी के साथ बॉर्डर रेडियस देंगे। अब बॉर्डर रेडियस भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब हम सारी चीजें साथ में लिख सकते हैं। जैसे कि टॉप लेफ्ट की 0 हो जाएगी, टॉप राइट की बॉर्डर 5 पिक्सल कर देंगे हम, बॉटम राइट की बॉर्डर 5 पिक्सल कर देंगे, और वैसे ही बॉटम लेफ्ट की वैल्यू हम 0 कर देंगे। अब देखते हैं, तो ये ऐसी स्ट्रिप यहाँ पर आ रही है। अब इसे हमें एकदम अटैच दिखाना है, इसलिए इसका पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट। तो इसके पेरेंट का पोजीशन रिलेटिव है और इसका एब्सोल्यूट, इसलिए ये टॉप से आ जाएगा। तो इसे लेफ्ट से कर देंगे हम 0। अब देखिए लेफ्ट को डायरेक्टली स्टिक हो जाएगा, और टॉप से भी हमें नीचे लेना है, तो टॉप से हम इसे कर देंगे टॉप से 70 पिक्सल। तो ये थोड़ा एक सेंटेंस के नीचे आ जाएगा। अब इसे हमें स्टाइल करना है बाकी की चीजों को। यहाँ तक तो हो गया। जो साइन है इसे हमें करना है, तो यहाँ पर डॉट साइन। अब ये कौन सी क्लास नेम है आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये साइन, जिसमें कि एक स्पैन है हमारे पास और 005 कोड है। तो इस साइन को करने के लिए सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। अब आपको पता है ये चीजें एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगी, इसलिए फिर करना है पोजीशन एब्सोल्यूट, और ये हम करेंगे लेफ्ट से 0 और टॉप से कर देंगे 130 पिक्सल, और इसके विड्थ भी कर देंगे 100%। यहाँ पर ये भी स्टाइल हो गई है। अब देखते हैं, ये 005 यहाँ पर नीचे आ गया है, तो इसे और हमें साइड में करना है। अभी तक यहाँ पर स्पैन की स्टाइलिंग ऐड नहीं हुई है, तो इससे हमें वो करना है पहले। अब स्पैन के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्टाइल देनी है, जैसे कि डॉट साइन के अंदर जो स्पैन है उसे हमें स्टाइल देनी है। तो हम विड्थ देंगे सबसे पहले तो 80%, और इसकी भी हाइट हम कर देंगे 40 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 5 पिक्सल। साथ ही में इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम। इस बार हम कुछ नया देखने वाले हैं। बैकग्राउंड हमने अभी तक लीनियर ग्रेडियंट देखा है या फिर नॉर्मल देखा है। अब यहाँ पर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट कर देंगे हम। तो यहाँ पर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, और जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट में हमने देखा था कि हमें एंगल देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम देंगे 0 डिग्री। इसके बाद कौन सा कलर, तो व्हाइट हमें चाहिए। और व्हाइट कब तक चाहिए हमें, तो व्हाइट हमें चाहिए 3 पिक्सल तक। इसके बाद हमें आरजीबी कलर चाहिए 197, 195 एंड 195। तो हमें 0 डिग्री पर चाहिए, व्हाइट कलर स्टार्ट होना चाहिए, और व्हाइट कलर 3 पिक्सल तक होना चाहिए हाइट में। इसके बाद आरजीबी कलर, जो ये ग्रे का कलर है, ये होना चाहिए। इसकी जगह हेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं, और ये होना चाहिए 9 पिक्सल तक। तो ये स्टार्ट होगा 3 पिक्सल से और ये होगा 9 पिक्सल तक। तो टोटल हमारे पास हाइट है 40 पिक्सल। तो उस हिसाब से पहले 3 पिक्सल तक व्हाइट रहेगा, फिर 3 पिक्सल से ये ग्रे स्टार्ट होगा 9 पिक्सल तक। मतलब ये टोटल 9 पिक्सल की साइज इसकी रहेगी। तो इसमें 4 वेरिएशंस हमारे आसानी से हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अब देखिए, ये आपको स्केलेटन इफेक्ट जैसा लग रहा है। तो ये इसी के कारण है कि हमने यहाँ पर रिपीटिंग ग्रेडियंट दिया है। अब इसके अंदर साइन के अंदर जो आई है, इसे हमें स्टाइल करना है। तो डॉट साइन के अंदर जो आई है, मतलब जो 005 कोड हमने लिखा है, उसे स्टाइल करेंगे। सबसे पहले तो बैकग्राउंड देंगे हम हैश FFF, मतलब आप इसे व्हाइट भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका टेक्स्ट कलर हम कर देंगे ब्लैक। इसके बाद इसे थोड़ी-सी पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल लेफ्ट और राइट से एंड 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से। तो ये भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और साथ ही में बॉर्डर रेडियस। तो टॉप लेफ्ट की 0, टॉप राइट की 5 पिक्सल, बॉटम राइट की भी 5 पिक्सल और टॉप लेफ्ट की भी 0। अब इसके बाद जो पैरा है, इसे हमें स्टाइल करना है। तो पहले देख लेते हैं, ये ऐसा आया है। अब सिर्फ पैरा को हमें नीचे लेके जाना है। तो इसके लिए हम सिंपली कर सकते हैं डॉट पैरा और इसकी फॉन्ट साइज पहले तो बढ़ा देंगे थोड़ी, फॉन्ट साइज 1.1 रैम, और इसके बाद इसे मार्जिन दे देंगे टॉप से। वैसे तो पोजीशन एब्सोल्यूट करके भी इसका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मार्जिन दे देते हैं 130 पिक्सल। तो ये नीचे आ गया। अब ये हमारी बैक साइड बन के भी रेडी है। तो हमारी फ्रंट साइड भी रेडी है और बैक साइड भी अब रेडी हो गई है। अब बस बारी है इसे फ्लिप करने की और 3D इफेक्ट ऐड करने की। इसमें 3D इफेक्ट कैसे लगाना है, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहले तो CSS में जाके सबसे ऊपर जो कंटेनर क्लास है हमारी, इसके भी ऊपर जो सेक्शन है, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमें देना है पर्सपेक्टिव। इसे हम कर देंगे 1000 पिक्सल। पर्सपेक्टिव मतलब ये हमारे कोड में डेप्थ ऐड करता है। तो 3D के लिए हमें डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम पर्सपेक्टिव की मदद से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर कंटेनर है, जहाँ पर हमने 3 ही प्रॉपर्टीज़ दी है। तो यहाँ पर भी हमें करना है पोज़ीशन रिलेटिव। अब देखिए, जो यहाँ पर सबसे मेन हमारा सेक्शन है, जो कि पहला है, इसे हमने दिया है पर्सपेक्टिव। उसके बाद जो कंटेनर है, अब कंटेनर देखिए 500 पिक्सल बाय 300 पिक्सल। तो ये तो हमारा ये बॉक्स ही हो गया। तो यही हमारा कंटेनर है और इसी के अंदर कार्ड भी है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन इसकी रिलेटिव कर दी, ताकि हम कुछ एब्सोल्यूट चीज़ें इसमें ऐड कर पाए। अब यहाँ पर हम ट्रांजिशन दे सकते हैं, अभी के लिए 0.6 सेकेंड या फिर 600 मिलीसेकंड्स। तो आप डायरेक्टली इसे टाइम भी दे सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको चाहिए। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्टाइल भी हमें देनी है। पहले चेक कर लेते हैं कैसा है। अच्छा, अब ये होगा नहीं क्योंकि हमने डिस्प्ले नन कर रखा है। तो इसे ट्रांसफॉर्म स्टाइल भी हम कर देंगे प्रिजर्व 3D, मतलब 3D वाली जो चीज़ है, मतलब 3D जो पर्सपेक्टिव है वो प्रिजर्व रहे। ये हम इनडायरेक्टली इसे बोल रहे हैं। इसके बाद जब हम कंटेनर को होवर करेंगे, तो डॉट कंटेनर को जब हम होवर करेंगे, मतलब इसके ऊपर हम माउस लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमें सिंपली एक ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट, और ये हमें रोटेट करना है वाई एक्सिस में। तो एंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाई एक्सिस में हमें रोटेट करना है। और ये रोटेट होने के बाद आपको दिख जाएगा कि हमने कैसे किया है। उसके बाद जो कार्ड है, इसे हमने पोजीशन रिलेटिव तो दे ही दिया है, इसे हमें एब्सोल्यूट करना है। अब इसका कारण क्या है, हमें क्यों एब्सोल्यूट करना है? देखिए, कार्ड का पेरेंट है कंटेनर, और कंटेनर को जस्ट अभी हमने रिलेटिव किया है। तो जब हम चाइल्ड को, मतलब कार्ड को एब्सोल्यूट करेंगे, तभी हम इसकी पोजीशंस के साथ खेल पाएंगे। इसे एब्सोल्यूट कर दिया है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले नन हमने किया था, उसे हटा देते हैं और डिस्प्ले फ्लेक्स को ही अनकमेंट कर देते हैं। अब देखिए, ये फ्लिप हो रहा है। देखिए, काफी अच्छा फ्लिप हो रहा है। लेकिन ये टेक्स्ट थोड़ा उल्टा आ रहा है। देखिए, फॉर कस्टमर सर्विस कॉल दिस, और पीछे करने पर भी यही रिवर्स आ रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद हमें करना है बैक फेस विजिबिलिटी, और इसे हम कर देंगे हिडन, मतलब पीछे की कोई भी चीज हमें दिखाई ना दे। अब देखिए, पीछे की चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये फ्लिप कर रहा है। तो इसे भी हमें टैकल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म लगाना है बैक पर भी। यहाँ पर बैक देखते हैं हमने कहाँ पे यूज किया है, यहाँ पर। तो यहाँ पर गैप के बाद भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है, और ये भी हम रोटेट करेंगे वाई एक्सिस में, और सेम ये भी हमें करना है 180 डिग्री। अब देखते हैं। तो देखिए, ये फ्रंट व्यू हमें दिख रहा है। अब अगर हम माउस ओवर इस पे करते हैं, देखिए काफी सेंसिटिव है। और यहाँ पर
हमारा कार्ड बन के एकदम अच्छे से रेडी है। और यहाँ पर फ्लिपिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो हमने सक्सेसफुली एक कार्ड तो बना दिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस अभी तक इसमें नहीं है। तो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर अभी तक आप इस प्रोजेक्ट में बने हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और बताइएगा जरूर कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। तो अब बारी है इस प्रोजेक्ट में रिस्पॉन्सिवनेस की। तो रिस्पॉन्सिवनेस इस प्रोजेक्ट में लाना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। अभी यहाँ पर आप ओवरफ्लो देख सकते हैं। ये हमें नहीं करना है क्योंकि हमें ये डिवाइस के व्यू पोर्ट के हिसाब से चाहिए। लेकिन अभी ये बाहर जा रहा है, तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें इसे रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। अब ये कोड काफी लंबा हो गया है, सीएसएस का लगभग 180 लाइंस का कोड हो गया है। अगर आपको रिस्पॉन्सिव का कोड भी यहीं पर लिखना है तो आप यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिव के कोड के लिए एक अलग से स्टाइल शीट बनाऊंगा, जिसे मैं नाम देता हूँ responsive डॉट css। तो ये हमारी स्पेशल स्टाइल शीट रहेगी जिसमें कि हम सिर्फ रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड या फिर रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड ही सारी चीजें करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो इंडेक्स में मैं ऊपर जाता हूँ और एक स्टाइल शीट को लिंक करते हैं और इसका नाम है responsive डॉट css। तो अब हमारे पास दोनों स्टाइल शीट लिंक है। अब मैं responsive डॉट css में भी चेंज कर सकता हूँ। अब रिस्पॉन्सिवनेस आपको कैसे चेक करनी है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है तो आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है रिस्पॉन्सिवनेस। अब यहाँ से आप ड्रैग करके देख सकते हैं कि कौन से टाइम पर आपकी इमेज फट रही है या फिर वो रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं कर रही। या फिर दूसरा रास्ता है कि यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ से 30% की जगह 100% कर लेना है। तो मोबाइल का डायरेक्ट व्यू आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इन सर्कल्स की साइज बहुत बड़ी है, इसकी वजह से ये बाहर जा रहा है और यहाँ पर फॉन्ट साइज भी बड़ी हो जा रही है इसके कारण। और डिवाइस की विड्थ ही 320 पिक्सल है, लेकिन हमने इसे हार्ड कोड वैल्यू दी है 500 पिक्सल का बॉक्स। इसे भी हमें फिक्स करना है। अब आप एक एक करके ऐसे ऐसे चेक करके कहाँ से इमेज फट रही है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करने हैं। सबसे पहले हमें करना है मीडिया, स्क्रीन एंड, और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं विड्थ का। अब विड्थ अगर लेस देन और इक्वल टू 760 पिक्सल है, तब हमें क्या करना है। तो ये हमारा कोड है मीडिया क्वेरीज के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों की स्टाइल चेंज करेंगे, जैसे कि सेक्शन पे जो बिफोर है हमने इसे ऑलरेडी स्टाइल किया है, तो यहाँ पर भी हम स्टाइल करेंगे। अब इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या रीजन है हमें दो दो बार लिखना पड़ रहा है। सबसे पहले तो विड्थ 100 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पर हाइट भी हम 100 पिक्सल कर देंगे। हाइट भी सेम 100 पिक्सल। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम ट्रांसलेट को, जो कि करेंगे -100 पिक्सल और 50 पिक्सल, -50। अब ये सब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ओरिजिनल जो स्टाइल थी सेक्शन बिफोर की, यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर विड्थ हमने दी है 250 पिक्सल, हाइट 250 पिक्सल और ट्रांसफॉर्म हमने किया है ट्रांसलेट 200 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। लेकिन यहाँ पर हमने विड्थ 100 पिक्सल दी है, हाइट 100 पिक्सल दी है और ट्रांसफॉर्म हमने किया है -100 और 50, मतलब एग्जैक्ट उसका आधा। अब ये क्या कह रहा है कि मीडिया स्क्रीन एंड विड्थ। अब यहाँ पर विड्थ अगर मतलब किसी भी स्क्रीन की, किसी भी डिवाइस की विड्थ अगर लेस देन और इक्वल टू है 760 के, मतलब जो भी छोटे डिवाइसेस है, मतलब मोबाइल हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर और भी कोई जो छोटे हैं, आईपैड हो गया, इन सब की 760 के नीचे है डिवाइस की विड्थ। तो यहाँ पर जिनकी विड्थ कम है वहां पर हम सेक्शन के बिफोर की स्टाइलिंग ये कर देंगे, जो कि है विड्थ, हाइट और ट्रांसफॉर्म। इसके बाद देखिए, हमें इसी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इस येलो ब्रैकेट के अंदर, मतलब 760 से अगर नीचे हो तो वो सारी स्टाइलिंग हम एक जगह पर लिख रहे हैं। अब मैं इसे ही कॉपी करता हूँ वापस और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब अगर सेक्शन आफ्टर है तो इसकी भी विड्थ और हाइट सेम ही, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह हमें प्लस लिखना है, क्योंकि ये राइट साइड में आना चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से 100 पिक्सल और वाई एक्सिस से 50 पिक्सल राइट की ओर जाना चाहिए।
इसके बाद जो कंटेनर है, तो डॉट कंटेनर, इसकी विड्थ हम कर देंगे 290 पिक्सल और इसकी हाइट हम कर देंगे 250 पिक्सल। अब ये कंटेनर वही है जिसकी विड्थ हमने 500 की थी और हाइट 300, मतलब कि हमारी ये कार्ड की स्क्रीन। लेकिन अगर 760 से कम का डिवाइस है, मतलब 760 पिक्सल से कम है अगर डिवाइस की विड्थ, तो यहाँ पर हम इस कंटेनर की मतलब इस कार्ड की विड्थ सिर्फ 290 पिक्सल या फिर 250 पिक्सल दे रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पर नहीं के नीचे डॉट कार्ड जो है, इसे पैडिंग हमने 20 पिक्सल दी थी, जो कि काफी ज्यादा हो रही थी अगर स्मॉल डिवाइसेस है तो यहाँ पर हम इसे 10 पिक्सल कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे जो हैश फ्रंट है, मतलब जो फ्रंट कार्ड है, उसके अंदर जो H2 है, इसे भी फॉन्ट साइज हम कुछ अलग कर देंगे। तो फॉन्ट साइज इसकी कर देते हैं 1.2 रैम, जो कि हमने शायद ज्यादा की थी। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं हमने कितनी दी थी। और यहाँ पे फॉन्ट वेट हम कर देंगे बोल्ड, फॉन्ट वेट इसका कर देंगे हम बोल्ड। अब ये चीजें मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर अगर मैं इसे स्मॉल करता हूँ, तो देखिए ये कोडिंग टाइगर का टेक्स्ट और ये नंबर का टेक्स्ट ऑब्वियसली बहुत बड़ा हो रहा है। अगर मुझे रिस्पॉन्सिवनेस लानी है तो सबसे पहले तो इस नंबर वाले को मुझे स्मॉल करना पड़ेगा, और दूसरी बात इस कोडिंग टाइगर के टेक्स्ट को या फिर वैलिड थ्रू इस डेट को, इसे भी मुझे स्मॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिवनेस हमें ऐड करनी होती है। तो वही सब मैंने निकाल के रखा है, सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो फ्रंट की इमेज है, इसे हमें क्या करना है, विड्थ इसकी चेंज करनी है। इसकी विड्थ हम कर देंगे 30 पिक्सल। ठीक है, मतलब ये वाली इमेज, जो ये चिप आइकॉन है, ये वाली इमेज छोटी हो जाएगी। इसके बाद हमें कार्ड डिटेल्स को चेंज करना है। अब ये सारी चीजें मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भी बता सकता था कि हमें ये करना है और ये स्टाइल आप कॉपी कर लीजिए। लेकिन बहुत बार मैंने खुद ये फील किया है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन, तो अगर प्रोजेक्ट में कोई चीजें हमें कॉपी पेस्ट करने को बोल दी जाए तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए मैं खुद आपको बता रहा हूँ एक एक चीज बिना कॉपी पेस्ट किए कैसे करनी है और कैसे आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब कोई एक्सपीरियंस डेवलपर भी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि 2 इयर्स 3 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद भी बहुत सारे डेवलपर्स को कुछ बेसिक चीज़ें का भी पता नहीं होता। उन्हें एचटीएमएल के टैग्स भी पता नहीं होते कि सिमेंटिक टैग्स कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ना फील हो और आप सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीख पाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। और इसी तरह सारे प्रोजेक्ट्स और सारे ट्यूटोरियल्स भी इन डेप्थ में लाऊंगा। ओरिजिनल वीडियो की आप लेंथ देख सकते हैं, लगभग 17 मिनट है। लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें स्क्रैच से एक्सप्लेन की है। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। कार्ड डिटेल्स में हम पैडिंग कर देंगे। पैडिंग बॉटम से ये कर देंगे हम 30 पिक्सल। अब एक डिवाइस लेके देखते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ से आईफोन एसई लेते हैं या फिर आईफोन 12 प्रो। नहीं, ये काफी छोटा हो जाएगा, ये भी काफी छोटा है। ये हमें देखना है जिसकी विड्थ कम हो। ओके, ये ठीक है। तो हमने कार्ड डिटेल को पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल कर दिया है। तो कार्ड डिटेल मतलब ये वाली चीज। और हमें नंबर को भी ऑब्वियसली स्टाइल करना है। तो कार्ड डिटेल्स को ही मैं कॉपी करता हूँ एक बार। और कार्ड डिटेल्स के अंदर जो जनरल है, जनरल और वैलिडिटी दो क्लासेस है इसके अंदर। तो जनरल के अंदर जो हमारे पास नंबर है, मतलब जो कार्ड का नंबर है, इसे फॉन्ट साइज कर देंगे हम थोड़ी सी कम, जो कि 1.2 रैम होगी। अब ये रैम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने पिक्सल यूज किया था, अब 1 रैम मतलब 16 पिक्सल होता है। तो ये आप गूगल भी कर सकते हैं। रैम भी एक मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जैसा एक यूनिट है, जिससे कि हम पिक्सल्स या फिर रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करते हैं। अब यहाँ पर पिक्सल भी यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रैम एक रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि अगर ब्राउजर में हम जूम लेवल चेंज कर दे या फिर कुछ और चेंज कर दे, तो रैम की वैल्यू भी साथ ही साथ चेंज होगी, जो कि एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करता है। और पिक्सल हार्ड कोडेड वैल्यू हो जाती है, इसलिए रैम, एम, ऐसी वैल्यूज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जगहों पर आप पिक्सल भी यूज कर सकते हैं या फिर रैम भी यूज कर सकते हैं।
जनरली मैं फॉन्ट साइज या फिर ऐसी ही कोई जगह पर रैम भी यूज कर लेता हूँ। तो 1 रैम मतलब 16 पिक्सल। तो सेम आप 1.2 रैम मतलब कितने पिक्सल है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसे और कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पर इसे रिमूव करके नेम कर देता हूँ और इसकी फॉन्ट साइज जो कि कोडिंग टाइगर है 1.3 रैम कर देता हूँ। अब देखिए ये छोटा हो जाएगा, कार्ड का नंबर भी और ये नेम भी। अब ये वैलिड थ्रू को भी हमें थोड़ा छोटा करना है, तो इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जनरल नहीं, ये भी नहीं, डॉट वैलिडिटी को हमें फॉन्ट साइज 1.2 रैम करना है, 1.2 रैम। तो देखिए ये भी छोटा हो गया। अब यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डॉट कार्ड डिटेल्स वैलिडिटी, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और ये भी 1.2 रैम ही है। ऑलरेडी हमने 1.2 रैम की स्टाइलिंग लिखी है। तो यहीं पर हम अगर कॉमा दे दें और दूसरी क्लास नेम लिख दें, तो इन दोनों को ये स्टाइल अचीव हो जाएगी। देखिए सेम ही इम्पैक्ट आएगा, तो हमें बार-बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो बैक है, बैक साइड पर भी हमें कुछ चीज़ें करनी है। तो बैक साइड पर जो H6 है, H6 इसकी भी हमें फॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी करनी है। फॉन्ट साइज़ 0.9 रैम कर देंगे और साथ ही में जो ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैक अंडरस्कोर स्ट्रिप, इसकी भी हाइट हम 30 पिक्सल कर देंगे और जो हमारी साइन है, इसे टॉप से थोड़ा-सा ऊपर कर लेंगे जो कि है 110 पिक्सल और लास्ट में जो पैरा है, इसे भी हम फॉन्ट साइज़ थोड़ी रिड्यूस कर देंगे। जो पीछे का फॉन्ट है, उसे हम 0.8 रैम कर देते हैं और जो मार्जिन टॉप है, उसे हम 100 पिक्सल कर देते हैं। तो चेक करते हैं कि देखिए ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर आपको इन सर्कल्स को और ऊपर या फिर नीचे लेकर जाना है, तो आप ट्रांसलेट की पोज़ीशन को चेंज कर सकते हैं, जो कि ये बिफोर और आफ्टर की है। अगर इसे 150 कर दें, तो देखिए ये साइड से आ गया। तो इसे इसके अंदर ही रखना है हमें, तो 120 के आसपास की वैल्यू इसको चल जाएगी और इसे भी हम 100 कर सकते हैं। अब देखिए ये कॉर्नर पे आ गया है। सेम दूसरे इसको भी आप स्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं पहले वाली ही स्टाइल रहने देता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी है। ये काफ़ी अमेज़िंग प्रोजेक्ट हमने बना लिया है और लगभग सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर ली है। तो ये अमेज़िंग प्रोजेक्ट जो कि कोडिंग लैब यूट्यूब चैनल से इंस्पायर होके हमने बनाया है, वो बहुत अच्छे से बन गया है और ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिवनेस के साथ और साथ ही में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ऐसे ही और अमेजिंग प्रोजेक्ट्स चैनल पर आते रहेंगे और आप बताइए आपको अगला प्रोजेक्ट कौन-सा चाहिए? और जल्द ही बहुत यूनिक प्रोजेक्ट्स एआई के साथ रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस जैसी टेक्नोलॉजीज़ पर भी इस चैनल पर मैं लाने वाला हूँ। और सारे फॉरेन ट्यूटोरियल्स के और मेरे ओन भी प्रोजेक्ट इस चैनल पर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एवरी अमेजिंग अपडेट गाइस। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। जल्दी वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो सबसे ज्यादा अपडेट रहने के लिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए जरूर कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर एंड हो गया है। जल्दी ही मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ। सो बाय गाइस।